तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट हॉरर सीरीज को, जिसकी डिमांड मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही ज्यादा आ रही थी। इस सीरीज का नाम है फ्रॉम, जिसके 3 सीजन्स हैं। ये एक प्रॉपर साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है जहाँ पर आपको मॉन्स्टर मिलेंगे, टाइम ट्रेवल मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। मतलब कि ये सीरीज आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस कहानी की शुरुआत जंगलों के बीचों बीच बसे हुए एक टाउन को दिखाते हुए होती है, जहां पर शाम के समय थोड़ा सा ही अंधेरा होते ही बॉयड नाम का शेरिफ एक घंटी लेकर टाउन में निकल पड़ता है। और इस घंटी की आवाज को सुनकर सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। उसी समय वहां का डाइनर यानी कि एक तरह की जगह जहां पर खाना खाया जाता था वो भी बंद हो रहा होता है। और तभी हम अंदर सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि डाइनर के अंदर एक तावीज को चेक करती है और वहां से जाने लगती है। साथ ही साथ हम वहां पर एक रेडियो को नोटिस करते हैं जो कि अचानक से अपने आप चालू होकर एक गाना गाना चालू कर देता है। तभी दूसरी तरफ टाउन के हॉस्पिटल के अंदर हम एक डिमेंशिया पेशेंट मिस्टर ल्यू को अपने बेटे कैनी के साथ चेस खेलते हुए नोटिस करते हैं। कैनी असल में गांव के डेप्यूटी होने के साथ साथ बॉयड का साथी भी था। अब शाम होने की वजह से वहां की डॉक्टर क्रिस्टी आकर उनसे गेम बंद करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये चीज मिस्टर ल्यू को अच्छी नहीं लगती और वो काफी ज्यादा बचकाना बिहेव करने लगते हैं। ऑब्वियस ही बात है अपनी ओल्ड एज की वजह से। पर अभी वो क्रिस्टी की बात को मानते हुए वहां से हॉस्पिटल में ही मौजूद अपने एक रूम के अंदर दूसरी नर्स जिसका नाम जीना था उसके साथ चले जाते हैं। तब कैनी भी थोड़ी देर क्रिस्टी से बात करके वहां से निकलने लगता है। यहाँ पर हम दोनों के बीच एक कनेक्शन को भी नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि उन दोनों को एक दूसरे की काफी फिक्र हो। अब तभी हॉस्पिटल का गेट बंद करने के बाद क्रिस्टी भी हॉस्पिटल में मौजूद उस तावीज को चेक करती है, यानी कि ये तावीज इस टाउन के अंदर काफी खास था। जिसके बाद वो भी अंदर चली जाती है। अब आगे जब कैनी बॉयड के पास पहुंचता है तो बॉयड दूरबीन से एक कॉलोनी हाउस को देख रहा था जिसके अंदर ढेर सारे लोग मजे कर रहे थे, लेकिन शाम होते ही वो भी अंदर जाने लगते हैं। यानी कि इस टाउन के अंदर 2 तरह के लोग थे। एक तो नॉर्मल टाउन के इंडिविजुअल हाउसेस में रहा करते और कई सारे ऐसे लोग थे जो कि इकट्ठा होकर कॉलोनी हाउस में बिंदास जी रहे थे। खैर तभी बॉयड भी अपने स्टेशन के लिए निकल जाता है, जिसके बाहर एक बोर्ड पर नाइट विदाउट इंसिडेंट्स 96 लिखा हुआ था, यानी कि टाउन के अंदर कोई भी हादसा हुए 96 दिन बीत गए थे। अब गांव के अंदर किस तरह के हादसे होते हैं इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। वहीं अब टाउन के बार में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को दारू पीकर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसको बारटेंडर लात मारकर उठाने की कोशिश करता है। पर जब फ्रैंक नहीं उठता तो वो बारटेंडर भी अपनी शॉप में लगे हुए तावीज को चेक करके वहां से निकल जाता है। अब दारू पीने की वजह से फ्रैंक घर पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसकी बीवी लॉरेन और बेटी मेगन जो होती है वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करें तो करे क्या। लॉरेन जो होती है वो अपने पति से काफी गुस्सा थी, लेकिन जब लॉरेन को ये लगता है कि फ्रैंक घर नहीं आने वाला है तो वो घर को सही से लॉक कर देती है। खैर अब रात के समय जब मेगन अपने रूम में होती है तभी उसको उसकी ग्रैंडमा की आवाज खिड़की के द्वारा आती है, जो कि मेगन से खिड़की खोलने के लिए कह रही थी क्योंकि उसे बाहर काफी ठंड लग रही होती है। अब लॉरेन मेगन को देखते ही उसे रोकने की कोशिश करती है। मेगन को यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि वो एग्जैक्टली उसकी दादी जैसी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी उसने खिड़की खोल दी थी और तभी उसकी दादी एक मॉन्स्टर बनकर अचानक से ही घर के अंदर आकर मेगन के ऊपर हमला कर देती है। जिसके साथ ही हम अगली सुबह एक वेकेशन वैन यानी कि आरवी के अंदर जिम और टेबिता यानी कि टैबी नाम के एक कपल को देखते हैं, जो कि अपनी टीनेज लड़की जूली और छोटे बेटे ईथन के साथ एक ट्रिप पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में जूली ईथन को मॉन्स्टर की कहानी सुनाते हुए डराने की कोशिश करती है, पर बाद में टैबी ईथन के पास आकर उसको ये कहती है कि मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं होता, जिससे कि ईथन इजीली कन्विंस भी हो जाता है। हम एक और चीज को भी नोटिस कर पाते हैं कि जो जूली है वो अपने माता पिता से थोड़ी कटी कटी सी रहती थी। खैर तभी टाउन के अंदर फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो कि अब सुबह उठकर घर में आता है। तब उसके घर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तभी फ्रैंक को देखते ही बॉयड गुस्से में उसके पास आकर सबके सामने उसे 2 चांटे मारता है और गुस्से में उसे ऊपर ले जाकर मेगन और उसकी बीवी लॉरेन की डेड बॉडी दिखाता है, जिनको उन मॉन्स्टर्स ने बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खत्म कर दिया था। जिसको देखकर फ्रैंक रोने लगता है और तब बॉयड उसे जान से मारना चाहता था, पर कैनी उसे ऐसा करने से रोक देता है। और जब बॉयड कैनी से फ्रैंक को जेल में डालने के लिए कहकर नीचे आ रहा होता है तब उसे गांव के फादर खत्री मिलते हैं और बॉयड उनको बोलता है कि वो ऊपर चले जाएं। तब बॉयड इमोशनल होते हुए उस घर के अंदर मौजूद उस तावीज को उठाकर वहां से चला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तावीज को हर कोई टाउन के अंदर इस्तेमाल किया करता था ताकि वहां के जो मॉन्स्टर हुआ करते थे ना, जो कि इंसानों के रूप में होते हैं, वो अंदर ना आ पाए। समहाउ ये एक सिजिल की तरह था जो कि पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट किया करता, जिससे
जिससे कि ये मॉन्स्टर अंदर नहीं आया करते थे। लेकिन हाँ, अगर कोई मैगन की तरह खिड़की को या दरवाजे को खुद से खोल दे तो वो अंदर आ जाया करते, और वो क्या करते हैं ये तो आप देख ही चुके हो। वहीं अब हम वापस से टैबी और उसके परिवार को देख पाते हैं, जो कि अभी भी सफर में आगे चल रहे थे। वो अचानक से एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक पेड़ पड़ा हुआ था, जिसको देखने के लिए जब पूरा परिवार नीचे उतरता है तभी वहां पर ढेर सारी रेवन बर्ड्स आकर शोर करने लगती हैं। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अब वहां पर किसी को भी ये चीज सही नहीं लगती, जिसके चलते वो वापस से दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। उनको ऐसा लगा था कि पीछे एक कट था जहां से वो जा सकते थे। अब तभी बॉयड टाउन के अंदर मौजूद डोना नाम की एक औरत के कॉलोनी हाउस में जाता है। डोना से बॉयड की कुछ ज्यादा नहीं बनती थी, जिसके बारे में हमें आगे जानने को भी मिलेगा। अब बॉयड वहां पर असल में अपने बेटे एलिस से मिलने के लिए आया था, और ऊपर जाने पर वो देखता है कि एलिस अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा की पेंटिंग बना रहा था। अब फातिमा तो बॉयड को देखकर काफी खुश होती है, मगर एलिस किसी वजह से यहाँ पर बॉयड से बात नहीं करता था, इसलिए वो अपने पिता के वहां आने से खुश भी नहीं था। तब बॉयड एलिस को लॉरेन और मैगन की मौत के बारे में बताकर उनके फ्यूनरल में आने के लिए कहता है, पर एलिस इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं देता, जिस वजह से बॉयड भी वहां से चला गया था। अब दूसरी तरफ अचानक से ही मेन रोड पर टैबी और उसके परिवार के फोन के अंदर सिग्नल्स आना ही बंद हो गए थे। खैर अब आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग इसी टाउन के अंदर आ जाते हैं जिसको अब तक हम देख रहे थे, और अभी लॉरेन और मैगन का फ्यूनरल चल रहा होता है। पर जैसे ही सभी जिम और उसकी आरवी को देखते हैं तो वो उनको घूरने लगते हैं। वो शॉक्ड हो गए थे, और ये चीज जिम और उसके परिवार को अजीब लग रही थी। लेकिन तभी जिम नीचे उतर कर बॉयड से बात करते हुए हाईवे पर जाने के बारे में पूछता है। बॉयड यहाँ पर काफी शॉक्ड था, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ कोई आया ही नहीं था। पर अभी वो जिम को उसी रोड पर आगे चलने की सलाह देता है, जिस पर जिम मान गया था। उसे लग रहा था कि हाईवे आगे ही होगा, पर उस रोड पर आगे चलते चलते जिम की जो आरवी होती है वो वापस से उसी टाउन के अंदर आकर रुक जाती है, जो कि काफी अजीब बात थी। पर जिम अभी डाइनर वाली लड़की सैरा से हाईवे का रास्ता पूछता है, लेकिन सैरा काफी अजीब बर्ताव करते हुए वहां से चली जाती है। वो कोई बात नहीं करती, और तब जिम वापस से आगे बढ़ने लगता है। अब इसी दौरान हम सैरा के भाई नेतन को भी देख पाते हैं, जिसका काम गांव के चिकन्स और बकरियों को संभालने का था। एनीवेज अब जिम जो होता है वो बार बार घूम फिर कर इसी टाउन में आ रहा था, तो रास्ते में जिम और टैबी की बहस होने लगती है, क्योंकि वो अब तक हाईवे पर पहुंचे ही नहीं थे, और अब वो तीसरी बार वापस से सेम ही टाउन में आ जाते हैं, जिसको देखकर जिम गाड़ी को उल्टी डायरेक्शन में लेकर जाने लगता है, जिसको बॉयड और केनी देखते ही अपनी कार से उनके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं। अब जिम जो होता है वो आरवी को चला रहा होता है, लेकिन अचानक से उनकी आरवी के सामने एक कार आ जाती है, जिससे आरवी का बैलेंस बिगड़ता है और वो जाकर पास के ही पेड़ों से टकराते हुए टेढ़ी होकर नीचे गिर पड़ती है। अब जिम और उसका परिवार एक्सीडेंट होने की वजह से घायल हो चुके थे। जिम जख्मी हालत में ड्राइवर सीट पर अटक चुका था। ईथन के पैर में रॉड घुस गई थी और टैबी बेहोश थी। जूली का भी बुरा हाल था। वहीं जो दूसरी कार थी उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसका ड्राइवर टोबी जल्दी से कार से बाहर निकलकर उल्टी करने लगता है और आगे की तरफ जाता है, जहां पर केनी और बॉयड मिलकर नेल्स लगा रहे थे, ताकि वो जिम की आरवी के टायर को पंक्चर करके उसको सच्चाई बता पाए कि यहाँ पर आखिर होता क्या है और वो क्यों बार बार घूम फिर कर यहीं आ रहा था। एनीवेज तभी टोबी की हालत देखकर बॉयड उसे जल्दी से कैनी के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और खुद एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर भागकर जाने लगता है, क्योंकि टोबी ने उसे बताया था कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। अब हॉस्पिटल पहुंचने पर तुरंत ही क्रिस्टी जीना से टोबी की पट्टी करने के लिए कहकर खुद कैनी के साथ एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर जाने लगती है, क्योंकि वही एक लौती थी जो कि वहां पर ये सब जाना करती। वहीं बॉयड टोबी की कार के पास पहुंच गया था, जिसके अंदर जेड नाम का एक और आदमी था, जिसने बहुत ही ज्यादा नशा करा हुआ था और वो हर किसी को देखकर यही कहता था कि वो बहुत सुंदर है। खैर उसे यहाँ पर ज्यादा चोट नहीं आई होती, इसलिए बॉयड अभी जेड को हथकड़ी से कार में ही बांधकर खुद जिम की क्रैश्ड आरवी की तरफ जाता है, जहाँ पर वो जिम और उसके परिवार को आरवी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। वहीं अब जब कैनी, फादर खत्री और क्रिस्टी बॉयड के पास वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें एलिस भी मिल जाता है, जिसको वो एक्सीडेंट की बात बताकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। और वो लोग जल्दी ही वहां पहुंच गए थे, जहां पर अब तक बॉयड जूली को आरवी से बाहर निकाल चुका था। खत्री जेड के पास रुक गया था और कैनी और क्रिस्टी बॉयड की मदद करने में लग गए थे। ये तीनों जल्दी ही टैबी और जिम को भी बाहर निकाल लेते हैं, जिनको खास चोट नहीं आई थी, लेकिन ईथन जिसको ज्यादा चोट थी वो भी बेहोश था। जल्दी ही अंधेरा भी होने वाला होता है, इसलिए बॉयड और क्रिस्टी फैसला करते हैं कि वो ईथन का इलाज रात में आरवी में ही रहकर करेंगे, क्योंकि बॉयड के पास अभी एक टेलिस्मैन यानी कि वही तावीज था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि मैगन के घर वाला था, और उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, अदरवाइज एक बच्चा मारा जाता। पर वो बाकी सब की जान को खतरे में भी नहीं डाल सकते थे, इसलिए बॉयड जिम को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने परिवार के साथ गाँव में यानी कि टाउन में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रात में जंगल बहुत खतरनाक हो जाता है और वो और बच्चों को नहीं गाड़ना चाहता, यानी कि और बच्चों को दफनाना नहीं
नहीं चाहता है। पहले तो अब जिम उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा बॉयड फोर्स करता है तब वो समझ जाता है कि हाँ, यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा है। लेकिन टैबी ईथन को ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर के हवाले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए जिम खुद भी वहीं पर रुकने का फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल वो टैबी और जूली को कैनी, खतरी और एलिस के साथ गांव की तरफ भेज देता है। वहीं तभी हम हॉस्पिटल के अंदर सैरा को देखते हैं, जो कि टोबी के पास आकर उसे किस करती है, अजीब सा बर्ताव कर उसे सॉरी बोलती है और बाद में उसे स्टैब करके जान से मार डालती है। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उससे जबरदस्ती ये करवा रहा हो। वेल मीनवाइल जब कैनी सबको लेकर गांव जा रहा था, तभी बॉयड और उसके ही बिछाए गए नेल्स की वजह से उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, क्योंकि कैनी उसको हटाना भूल गया था। लेकिन अब तक अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए एलिस, खतरी और कैनी तुरंत ही जेड, टैबी और जूली को कार से बाहर निकालकर बस उनके साथ भागते रहने की उन्हें सलाह देते हैं। साथ ही साथ वो उनको ये मना भी करते हैं कि बेशक से कोई भी उन्हें कैसी भी आवाज दे, उन्हें कोई भी दिखाई दे या फिर कोई भी बुलाए, उस पर उन्हें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो इंसान नहीं होंगे। अब तभी हम आरवी के अंदर मौजूद बॉयड को देखते हैं, जिसने लॉरेन के घर वाले टैलिस्मैन यानी कि तावीज को आरवी में लगा दिया था और क्रिस्टी अभी भी ईथन का इलाज कर रही होती है, जिसको अब अचानक से दौरे पड़ने लग गए थे। और तभी अब अंधेरा होने की वजह से ढेर सारे मॉन्स्टर्स इंसानी रूप में आरवी की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसके साथ ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन मॉन्स्टर्स की खास बात ये थी कि वो इंसानों जैसे ही दिखा करते और वो लोगों को गेट या फिर विंडो खोलने के लिए कन्विंस कर लिया करते थे, जैसे कि इन्होंने मैगन के साथ किया था। और ऐसा करते ही वो उन लोगों को नोच कर खत्म कर देते। अब रात में आरवी के बाहर ऐसे ही ये सारे मॉन्स्टर्स इंसानी रूप में बात करते हुए आते हैं, जिसके चलते जिम को ऐसा लगता है कि बाहर और भी लोग गांव के अंदर से मदद करने आए हैं, इसलिए वो गेट खोलने लगता है। लेकिन तभी बॉयड उसके गले को पकड़ते हुए उसे रोकता है, जिसके अंदर वो कामयाब भी हो गया था। वहीं अब कैनी और बाकी सब भागते हुए कॉलोनी हाउस के पास आ चुके थे, जहां पर जेड जो होता है वो तो ऑलरेडी नशे में था। साथ ही साथ वो वहीं पर गिर पड़ता है, जिससे कि उसके सर पर थोड़ी सी चोट आ गई थी और उसके चलते वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया था। अब पहले तो डोना उनके लिए गेट नहीं खोलती, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स भी हो सकते थे और उसी समय वहां पर असली मॉन्स्टर्स जूली के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। यहाँ पर वो उसका नाम भी लेते हैं, उसके दिमाग के साथ खेलते हैं। लेकिन तभी वक्त रहते फातिमा डोना को समझाते हुए गेट को खुलवा देती है, जिससे कि कैनी, जेड, एलिस, जूली, खतरी और टैबी अंदर आ गए थे। लेकिन अभी भी टैबी और जूली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये था क्या, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो एक आम इंसान की तरह दिख रहे थे। और तब फिलहाल के लिए डोना जो होती है वो जूली, जेड और टैबी को बंधवा देती है, क्योंकि अभी उन दोनों में से ही किसी को भी उस जगह की सच्चाई के बारे में नहीं पता था। इसलिए उनकी एक छोटी सी गलती बाकी सबकी जान ले सकती थी और टैबी को डोना के रूम में बांधा गया था। जेड को एक बेड से बांध दिया जाता है, क्योंकि वो नशे में भी था और उसे चोट भी लग गई थी, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस था। बात रही जूली के बारे में, तो उसे किचन में बांधा जाता है। वेल तभी किचन के अंदर विक्टर नाम का एक आदमी पीचेस ढूंढते हुए आता है, क्योंकि वो उसका इनाम था। अब कहीं ना कहीं विक्टर की हालत देखकर हम समझ पाते हैं कि उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा सही नहीं था, जिस वजह से ही जूली उससे काफी डर रही थी। अब तभी अचानक से वहां पर फातिमा आकर विक्टर को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसको डरा रहा था। खैर अब फातिमा जूली को जैसे तैसे शांत करके अपने साथ एलिस के रूम में लेकर जाती है, जहां पर वो उसको ये बताती है कि वो काफी सारी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है और जूली भी इससे काफी इम्प्रेस्ड हो गई थी। खैर अब वो उसे मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगती है कि वो कैसे लोगों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनके घर में आते हैं और उनको जान से मार डालते हैं। वहीं क्रिस्टी भी आरवी के अंदर मॉन्स्टर्स की वजह से काफी डर रही थी और उसको लग रहा था कि वो लोग अब नहीं बचेंगे, कि तभी जैसे तैसे बॉयड उसको शांत करता है और तब क्रिस्टी खुद को काबू करते हुए ईथन के पैर से रॉड को निकालने के बाद उसके पैर में टांके लगा देती है। इनफैक्ट अब ईथन ये बताता है कि उसे जब दौरे पड़े थे तो उस दौरान वो एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां पर उसे कई सारी पेंटिंग्स दिखाई दी थी, जिसको सुनकर पहले तो क्रिस्टी और बॉयड थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और सबको ये पता चलता है कि उसे आज से पहले कभी भी दौरे नहीं पड़े थे। खैर अब अगला सीन कॉलोनी हाउस में कैनी पर आता है, जहां पर वो एलिस से लड़ रहा था, क्योंकि सभी उससे काफी रूड बर्ताव कर रहे थे। लेकिन जो एलिस होता है वो उल्टा यहाँ पर कैनी के ऊपर ही इल्जाम लगाता है कि उनके बिछाए हुए कांटों की वजह से ही वो लेट हो गए थे और आज वो मारे जाते, जिस पर दोनों की काफी बहस होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिस उसे शराब की बोतल देकर जाता है कि इसको पीकर शायद उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, और फादर खतरी भी उसको समझाते हैं और दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तब कैनी की बातों से हम जान पाते हैं कि असल दुनिया में वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर कैनी के पिता यानी कि मिस्टर ल्यू को एक समय पर डिमेंशिया हो गया था, जिसकी वजह से एक दिन वो शहर से ही बाहर चले गए और तब मिसेस ल्यू और कैनी उन्हें अपनी कार में दूसरे शहर में लेने गए थे और वापस आते समय उन्हें भी रास्ते में वही पेड़ दिखाई दिया था, जिसके बाद से ही वो लोग इस टाउन के अंदर फंस गए।
कहीं ना कहीं कैनी को अपने पिता की डिमेंशिया की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में रहते हुए कभी वो खिड़की या फिर दरवाजा खुला छोड़कर भूल गए तो इससे उनकी जान पर खतरा था। तब फादर खत्री उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर अभी भी मिस्टर ल्यू जीना के साथ चेस खेल रहे थे। लेकिन अचानक से ही उनको अपने बेटे की याद आने लगती है, जिसके चलते जीना उन्हें रूम में लेकर जाती है। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि सैरा ने अब तक बेरहमी से टोबी को खत्म कर दिया था और वो उसको मारने के बाद यही दोहरा रही होती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि उसके पास खुद को और सबको बचाने का यही एक रास्ता है। जिसके बाद वो वहां से घर में वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोना भी टैबी को ये सारी कहानी बता रही थी कि उस गांव के अंदर सब अलग अलग जगह से आए हैं और उन सबको भी पहले रास्ते में वो मनहूस पेड़ दिखाई दिया था, जिसके बाद वहां पर कई सारी रेवन बर्ड्स आकर चिल्लाई भी थी। और उसके बाद ये सभी लोग इस टाउन में आकर फंस गए, जहां पर ये मॉन्स्टर्स रोज रात निकलते हैं उनका शिकार करने के लिए और यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन टैबी को तो उसकी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी डोना उसे अपनी बहन के बारे में बताती है, जो कि काफी निडर हुआ करती थी और एक बार उसने भालू के दांत को अपने हाथ से ही तोड़ दिया था। लेकिन एक दिन वो दोनों ही इस टाउन के अंदर आ गईं और उस समय तक रात भी हो चुकी थी। इनफैक्ट वो टैबी को लकी बताती है, क्योंकि वो यहाँ पर दिन में फंसे, अदरवाइज अगर रात में फंसते तो उनके परिवार से कोई नहीं बचता। खैर डोना ये बोलती है कि रात में उनकी कार के सामने एक इंसान आकर खड़ा हो गया था, जो कि वहां से हट नहीं रहा होता। पहले तो डोना को ये लगा कि उसकी बहन उसके ऊपर गाड़ी ही चढ़ा देगी, लेकिन तभी होता यह है कि डोना की बहन उसे डराने के लिए बाहर जाती है, पर वो आदमी असल में एक मॉन्स्टर था जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था, जिसने कि अचानक से ही डोना की बहन की बॉडी को उधेड़ दिया और सारे मॉन्स्टर्स मिलकर पूरी रात डोना की बहन को टॉर्चर करते रहे। उसकी चीखें उसको सुनाई देती रही थी। अब डोना बताती है कि ये मॉन्स्टर्स खाली हमको मारने के मकसद से नहीं आते, बल्कि ये हमको टॉर्चर करते हैं। इनको ये चीजें काफी पसंद आती है। ये इंसानों का उस तरह से शिकार करते हैं जैसे कि इंसान हिरन का शिकार करता हो अपने मजे के लिए। एनीवेज अब हम विक्टर को देख पाते हैं, जो कि कॉलोनी हाउस के अंदर अपने रूम के अंदर ड्राइंग कर रहा था। एंड माइट भी यही वो जगह थी जो कि ईथन ने देखी थी जब उसे दौरे पड़ रहे थे। खैर अब तभी सो जाते हैं और वहीं आरवी के अंदर भी सब सो गए थे और इसी तरह से अब सुबह हो जाती है। तब बॉयड, क्रिस्टी और जिम ईथन को लेकर अपने साथ बाहर निकलते हैं, जहां पर तब तक जिम का पूरा परिवार, खत्री और कैनी भी पहुंच गए थे, जो कि एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं हम सैरा को नोटिस करते हैं और उसको असल में लगातार अजीब सी आवाजें आया करती थी, जिसने ही उससे ये कहा था कि अगर वो टोबी को जान से मार देगी, साथ ही साथ हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ देगी, तो वो लोग उसे घर जाने देंगे। और हम जानते हैं कि मॉन्स्टर्स उसके दिमाग के साथ खेल रहे थे। खैर अब वो इसके बारे में अपने भाई नेथन को बताती है और क्योंकि वो अजीब बर्ताव कर रही थी, इसलिए नेथन उसको संभालता है। अब क्योंकि रात में आते समय सैरा ने हॉस्पिटल का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था, तो इसलिए जब क्रिस्टी, कैनी और खत्री हॉस्पिटल में आते हैं तब उन्हें वहां पर बस मिस्टर लियू, जीना और टोबी की लाश मिलती है, जिन्हें मॉन्स्टर्स ने बुरी तरह से खाया हुआ था। लेकिन ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी कि टोबी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सैरा खुद थी। और अब अपने पिता की लाश को इस तरह देखकर कैनी बहुत जोर जोर से रोते हुए उन्हें गले से लगा लेता है और बाद में गुस्से में जाकर एक पेड़ को काटने लगता है, जो कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी थी। खैर तभी बॉयड उसके पास आकर उसे संभालता है और तब कैनी उससे थोड़ी देर अपने पिता के बारे में बात करने के बाद चला जाता है। तब बॉयड भी वहां से अपने ऑफिस में आ चुका था, जहां पर वो एक बोट की चाबी को देखता है और अपनी वाइफ एबी को याद करने लगता है। अब तभी हम ईथन को देखते हैं, जो कि कॉलोनी हाउस के अंदर आराम से बैठा था, कि तभी उसकी नजर विंडो से बाहर उसकी ही उम्र के एक लड़के पर पड़ती है, जिसने पूरे के पूरे सफेद कपड़े पहने हुए थे, जो कि ईथन को देखकर स्माइल करता है और तब ईथन भी उसको देखकर हंसता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत रात के समय को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम जिम और उसके परिवार को नोटिस करते हैं, जिन्हें अभी भी कॉलोनी हाउस के अंदर रोका गया था, जहां पर लोग मिलजुल कर रहा करते और उन्हें एक दूसरे की किसी भी एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि एक बूढ़ी महिला किसी जवान लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी टैबी को एक बहुत ही भयानक सपना आता है, जिसके चलते उसकी आंख खुल जाती है। वो काफी डर गई थी, जिसको उसका पति जिम संभालता है। वहीं अब तक जेड, जो कि बेहोश था, उसकी भी आंख खुल गई थी, जिसको अभी तक बेड से बांध कर रखा गया था। वो उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे डोना गुस्से में उठकर उसके पास आकर उसे शांत करवाते हुए मॉन्स्टर के बारे में बताती है। अब अगली सुबह जब बॉयड की आंख खुलती है तो वो गांव के बीचों बीच रखे हुए एक डब्बे को देख रहा था। असल में पहले के समय में बॉयड ने एक रूल बनाया था कि अगर किसी भी इंसान की वजह से टाउन के अंदर मौजूद किसी भी इंसान की जान जाती है, तो उसे रात में उसी डब्बे में बिना टेलिस्मैन यानी कि उस तावीज के बिना छोड़ दिया जाएगा। और क्योंकि फ्रैंक की वजह से उसका परिवार खत्म हो गया था, इसलिए आज उस डब्बे का पहली बार इस्तेमाल होने वाला था। अब बॉयड तभी वहीं पर बनी जेल के अंदर फ्रैंक को जाकर उठाता है, जो कि खुद काफी उदास था। उसे अपने परिवार को खो देने का काफी गम था।
फ्रैंक यहाँ पर एक बाट कहता है कि उसकी बीवी लॉरेन बॉयड को काफी पसंद करती थी। बॉयड की बीवी लॉरेन को उस पर हमेशा से भरोसा था कि वो इस टाउन के सभी लोगों को सेफली यहाँ से बाहर जरूर निकाल देगा। एनीवेज तभी अब सीन कॉलोनी हाउस की तरफ जाता है, जहाँ पर जेड को डोना सुबह तक सारी बातें समझाती रहती है। वो उसे ये भी बता देती है कि टोबी अब जिंदा नहीं है, पर जेड को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे तो ये लग रहा था कि जैसे ये जगह बस एक सर्कस है जिसका सेट बहुत ही शानदार और बड़ा है और ये सारे के सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं और टोबी उसे अकेला छोड़कर उसके साथ कोई प्रैंक खेल रहा है। और इसलिए जेड भी अब वहां से मजे में बाहर आकर एक लड़की की साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल पड़ता है। वहीं ईथन को वापस से वही सफेद कपड़ों वाला लड़का दिखाई देता है, जिसको देखकर ईथन हाई करता है और वो भी उसको देखकर उल्टा हाई बोलता है। यहाँ पर ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड होती है क्योंकि वो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा था। एनीवेज अब यहाँ से सीन मिसेस लियू पर आता है, जहाँ पर टाउन के डाइनर के अंदर टाउन के सभी लोगों के लिए वो खाना बनाने का काम करती थी। अभी कैनी से बात करते हुए वो ऐसे शो करती है जैसे कि वो नॉर्मल हो, मगर मिस्टर लियू के जिंदा ना होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्हें इसका बहुत दुख था। तभी वहां पर सैरा आ जाती है, जो कि डाइनर में तो काम किया करती ही थी, लेकिन कभी कभी वो हॉस्पिटल में भी जाती, जिसके चलते उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। खैर अब कॉलोनी हाउस में फादर खत्री जाकर जिम और टेबी से मिलकर उनसे बातचीत करते हैं कि आज उन लोगों को टाउन वालों के सामने चूज करना पड़ेगा कि वो कॉलोनी हाउस में रहना चाहते हैं या फिर टाउन वालों के साथ अलग से। अगर वो टाउन में रहते हैं तो उन्हें उनका खुद का घर मिलेगा, पर अगर वो कॉलोनी हाउस में रहते हैं तो उन्हें सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब जूली जो होती है वो भी जिद करने लगती है कि उन्हें भी उनके साथ जाना है, लेकिन जो टैबी और जिम होते हैं वो उसकी बात को अनसुना करके सीधा डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग टाउन में रहेंगे। यहाँ पर जूली की बात को कंसिडर नहीं किया गया था, जिसके चलते वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसलिए अभी के लिए खत्री उन्हें अपने साथ टाउन में मौजूद खाली घर दिखाने के लिए जाता है। जेड को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि ये सब बस एक मजाक चल रहा है, इसलिए वो मिसेस लियू के डाइनर में जाकर वहाँ पर लाइन में लगने की जगह लाइन तोड़कर खाना खाने के लिए जाता है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि टाउन के डाइनर के अंदर एक रेडियो लगा हुआ था, जिसके अंदर अक्सर आप गाने बजते हुए सुनते रहेंगे। और एक खास चीज कि ये पहले और दूसरे सीजन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तीसरे सीजन में इस रेडियो के बहुत सीन्स हैं जो कि काफी जरूरी होंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। खैर मिसेस लियू उसको कैंटोनीज भाषा में डांटती है और मारते हुए लाइन में लगकर खाना खाने के लिए कहती है, क्योंकि हम जानते हैं ये सब मजाक नहीं था। उसके बावजूद भी जेड को अभी भी सब मजाक ही लग रहा होता है, जो चीज टाउन के बाकी लोगों को अजीब लग रही होती है। साथ ही साथ सभी को और कैनी को ये लग रहा होता है कि ये जल्दी ही मारा जाएगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था, वो किसी बात पर भरोसा नहीं करता। खैर तभी अब सैरा की नजर नेथन पर पड़ जाती है, जो कि उसके ही बारे में सोचते हुए डाइनर तक आ गया था। तब सैरा उसे वापस से जाकर जानवरों को संभालने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टाउन वालों को उस पर शक हो जाए। अब तभी हम फादर खत्री को टैबी और जिम के साथ देखते हैं, जो कि टाउन के अंदर उनको घर दिखा रहा था और वो उनसे हमेशा रूल्स को फॉलो करने के लिए कहता है। अब तभी जिम और टैबी की नजर वहां पर रखे उस बॉक्स पर पड़ती है जिसमें आज फ्रैंक को डाला जाने वाला था। तब खत्री उन्हें बॉक्स के बारे में बताकर एक घर में लेकर जाता है, जो कि असल में वही घर था जिसमें लॉरेन और मैगन की मौत हुई थी। पर क्योंकि आज फ्रैंक भी शायद खत्म हो जाएगा, इसलिए उस घर को अब जिम और टैबी को दिया जाने वाला था। अब मैगन वाले कमरे की हालत देखकर टैबी का एकदम दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अभी वहां की दीवारों पर चारों तरफ मैगन और लॉरेन का खून लगा हुआ था। तब टैबी रोते हुए बाहर आ जाती है और वो उस गाँव के अंदर नहीं रहना चाहती थी। वो ये भी कहती है कि वो इन गाँव वालों पर भरोसा कर क्यों रहा है, लेकिन जिम ये कहता है कि उन्होंने ही उनकी जान बचाई। और जिम टैबी को समझाता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो ऑलरेडी इस जगह से जाने का ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। तो ये सारे के सारे लोग सच ही कह रहे थे। अब आगे हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि फ्रैंक को उसके कहने पर उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर फ्रैंक अपनी बेटी के साथ खेला करता था। उसने वो झूला उसी के लिए लगाया था। तब फ्रैंक काफी इमोशनल हो जाता है और कहीं ना कहीं बॉयड खुद भी काफी दुखी था। अब कॉलोनी हाउस के अंदर हम ईथन को देखते हैं, जिसे एलिस चलने के लिए एक वॉकिंग स्टिक बनाकर देता है, जिसके पास में ही फातिमा और जूली भी बैठे हुए थे। जहां पर फातिमा से बात करते हुए जूली को पता चलता है कि टाउन के सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि सब वहां पर अकेले हैं और सबको हेल्प की जरूरत है। अब जब अपनी वॉकिंग स्टिक से ईथन चलते हुए कॉलोनी हाउस के पीछे जाता है, तो उसे वहां पर विक्टर दिखता है, जो कि पैरों से चलते हुए पास में मौजूद पेड़ों के डिस्टेंस को नाप रहा था, ताकि वो ये पता कर पाए कि क्या सच में रात के अंदर वो पेड़ चलते हैं या फिर नहीं। तब ईथन उस बच्चे के बारे में पूछता है जिसको ईथन ने देखा था, यानी कि बॉय इन व्हाइट। लेकिन विक्टर ईथन से थोड़ा दूर दूर रहता है, क्योंकि रात को जूली उसको पसंद नहीं कर रही थी, जिसके चलते उसे ऐसा लगता है कि कहीं लोग उसे गलत ना समझ लें। खैर अब ईथन फिर से उस व्हाइट कपड़े वाले लड़के के बारे में विक्टर से पूछता है, जिसको सुनकर तो विक्टर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि पहले के समय में वो बच्चा उसे दिखाई दिया करता था। तब वो ईथन से अगली बार व्हाइट बॉय के दिखने पर उसे विक्टर की तरफ से
हाई कहने के लिए बोलता है। अब इतने में ही वहाँ पर जूली आ जाती है, जिसे विक्टर पागल लगता था, इसलिए वो अपने भाई को उससे दूर रहने के लिए कहकर उसे वहाँ से ले जाती है और ये चीज विक्टर भी अच्छे से समझ चुका था। खैर वहीं हम जेड को देख पाते हैं जो कि अभी मजे लेते हुए टाउन के अंदर घूम रहा होता है और उसे गांव में मौजूद एक स्टोरेज हाउस मिलता है जो कि एक बंकर की तरह था, जिसके अंदर जाकर जब जेड वहां की लाइट जलाता है तो वहां पर उसे एक आदमी की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको पहाड़ के एक बड़े से पत्थर ने कुचलकर खत्म कर दिया था। पर वो लाश जेड को देखते ही उसकी तरफ जोरों से चिल्लाने लगती है, जिससे कि जेड डर कर नीचे गिर जाता है और उसे स्टोरेज रूम की सीलिंग पर एक निशान नजर आता है जो कि एक सिंबल जैसा लग रहा था, जिसके अगले ही पल एकदम से सब नॉर्मल हो गया था, वहां पर कुछ नहीं होता। जेड को ऐसा लगता है कि इस सेट को डरावनी तरह से डिजाइन करा गया है और वो फिर से हंसता है और बाहर निकलता है और वो सोच रहा था कि उसे शायद से यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी तरह के क्लूज को ढूंढना पड़ेगा और यही सोचकर वो बाहर आते हुए वापस से इधर उधर घूमने लगता है, यानी कि उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि यहाँ पर वो फंस गया था। वहीं हम बॉयड को देखते हैं जो कि फादर खतरी के पास चर्च के अंदर आज पहली बार गया था। वहाँ हम बॉयड की बातों से जान पाते हैं कि असल में उसने वो बॉक्स खाली लोगों को डराने के लिए बनाया था ताकि सब एक दूसरे की हेल्प करे, रूल्स को फॉलो करें, और वो नहीं चाहता कि वो फ्रैंक को उस बॉक्स के अंदर उन दरिंदों के हवाले कर दे। तब फादर खतरी उसे समझाते हैं कि अगर अब वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो टाउन के बाकी लोग भी रूल्स को तोड़ने लगेंगे और सब रूल्स असल में बॉयड ने ही बनाए थे और उसके आने के बाद से ही वहाँ पर मौतें होना थोड़ी कम हो गई थी। आपको याद भी होगा कि शुरुआत में 96 डेज विदाउट इंसिडेंट्स लिखा हुआ था, तो उसका मतलब यही था कि 96 दिनों से किसी भी मॉन्स्टर ने किसी इंसान को नहीं मारा था। इनफैक्ट वो यही कहना चाहता था कि बॉयड के आने के बाद से ही ये सभी लोग प्रॉपर रूल्स के चलते सही से रह पाए थे। साथ ही साथ बॉयड वही इंसान था जिसने कि उस तावीज को भी ढूंढा था जिससे कि मॉन्स्टर्स घर के अंदर नहीं आ पाया करते, और ये एक तरह का सिजिल था जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट किया करता, जिससे कि मॉन्स्टर घर के अंदर नहीं आते थे या फिर किसी भी चीज के अंदर, जैसे कि ये आरवी और कार्स के अंदर भी काम कर रहा था। और ये चीज बॉयड ने कभी आजमाई नहीं थी, लेकिन जब जिम वाला हादसा हुआ था तो ये चीज भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर कंप्लीट हो गई। अब ये सब सुनने के बाद बॉयड खतरी के ऊपर काफी गुस्सा करता है कि वो तो एक फादर है जिसके चलते उसे यहाँ पर अच्छी बातें बतानी चाहिए, ना कि उसे भड़काना चाहिए, और वो उसको ही उल्टा सीधा बोलकर वहां से सीधा फ्रैंक के पास जाता है और उसको वही तावीज देते हुए कहता है कि वो टाउन से 10 मील दूर चला जाए, वहां पर एक बना हुआ घर है, वो वहां पर रह सकता है आराम से और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और वो टाउन वालों से कुछ झूठ बोल देगा। खैर अब बॉयड उस जगह पर चला जाता है जहां पर आज जिम और उसका परिवार सभी टाउन वालों के सामने ये डिसाइड करने वाले थे कि वो डोना के कॉलोनी हाउस में रहेंगे या फिर टाउन के अंदर। अब बात रही कॉलोनी हाउस के बारे में तो सब वहां मजे से रहते हैं, लेकिन सबकी हेल्प भी करते हैं। वहीं टाउन के अंदर सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, पर उनके प्राइवेट घरों में उनकी एक खुद की प्राइवेट लाइफ भी हुआ करती। खैर अब इतने में ही वहां पर शॉकिंगली फ्रैंक आ जाता है जो कि भागा नहीं था और वो उस तावीज को बॉयड को वापस कर देता है, क्योंकि वो खुद यहाँ पर समझ चुका था कि अगर बॉयड ने फ्रैंक की जान को बख्श दिया तो इसके चलते होगा ये कि बॉयड के ऊपर बाकी के लोग भरोसा नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, और अपनी गलती की वजह से उसने अपने परिवार को खोया है, जिसके बाद फ्रैंक खुद भी अब जीना नहीं चाहता था और वो इस चीज का बोझ बॉयड के ऊपर नहीं डालना चाहता। अब वहां मौजूद सभी लोग उसकी बातों को सुनने के बाद इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही वहां पर जेड आ चुका था जिसको सब कुछ नाटक लग रहा था और वो जोर जोर से हंसते हुए ताली बजाने लगता है। बेसिकली फ्लावर्स का मीनिंग यहाँ पर था कॉलोनी हाउस और जो पत्थर था उसका मतलब था टाउन। अब तभी वहां बॉयड गुस्से में आकर जेड को पकड़कर कॉलोनी हाउस या फिर गाँव में से एक को चुनने के लिए कहता है। तब जाकर जेड जो होता है वो पत्थर को यानी कि टाउन को चुनता है और कैनी वहां पर आकर उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर जेड काफी ज्यादा धमकी बॉयड को दे रहा था कि वो उसकी जिंदगी खराब कर देगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। खैर अब जिम, टैबी और ईथन तो टाउन में साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जूली जो होती है वो गुस्से में आकर कॉलोनी हाउस में रहने का फैसला करती है, क्योंकि उसके माँ बाप उसकी कभी बात नहीं सुनते थे और वो एक थोड़ी सी अजीब सी रिजिड टाइप की लड़की होती है जो कि अपने माँ बाप से थोड़ी सी आजादी चाहती थी। अब इस बात से टैबी जूली के ऊपर गुस्सा होते हुए उसे भी टाउन को चूज करने के लिए कहती है, मगर एक बार फैसला करने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता था। इसलिए बॉयड टैबी से वादा करता है कि एलिस जो है उसका बेटा वो जूली का ख्याल रखेगा। अब अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए सब आखिरी बार फ्रैंक से मिलकर उसे बॉक्स में डाल देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वहीं कैनी जो होता है वो जेड को लेकर ग्रेवयार्ड में आया था, जहां पर जेड बॉयड के बर्ताव की वजह से गुस्से में उसे बुरा भला कह रहा था, मगर उसे सब पर यकीन दिलवाने के लिए कैनी उसको टोबी की मॉन्स्टर्स द्वारा खाई हुई लाश दिखाता है, जिसको देखने के बाद शुरुआत में जेड को तो मजाक लगता है, लेकिन बाद में उसे स्मेल आती है, वो रोने लगता है। वो समझ गया था कि सब कुछ रियल था और वो यहाँ पर ऐसी जगह पर फंस चुका है जहाँ से बाहर जा पाना नामुमकिन था।
खैर अब रात में वहाँ पर इंसानों को मारने वाले मॉन्स्टर्स घूमते हैं और उसे इस बात पर भी यकीन था कि रात में यहाँ पर वाकई में इंसानों को मारने वाले मॉन्स्टर्स रियल में घूमते हैं। लेकिन ये बात अभी तक किसी को पता ही नहीं चली थी कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि सहरा ने मारा था। एनीवेज तभी कैनी उसे संभालते हुए अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर मिसेस लियू अभी भी अपने हस्बैंड की मौत का शोक मना रही थी। वो रो रही होती हैं। कैनी अपनी माँ को कहता है कि जेड वहीं रहेगा ऊपर वाले रूम में, जिसके चलते मिसेस लियू मान जाती है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल कि यहाँ पर कैनी का नाम जो है वो फुहान है, यानी कि रियल नेम उसका फुहान था, लेकिन वो हमेशा से एक अमेरिकन नेम चाहता था, जिसके चलते उसका नाम कैनी रख दिया गया। माइट भी उसने खुद ही रख लिया होगा। अब तभी रात का सीन आता है जहाँ पर बॉक्स में फ्रैंक अपने परिवार को याद कर ही रहा था। तभी बाहर मॉन्स्टर्स आना चालू हो जाते हैं और बॉक्स को तोड़कर वो फ्रैंक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत पास्ट के सीन को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम छोटे विक्टर को देख पाते हैं, जिसके पास जो एक लंच बॉक्स हुआ करता था वो उसी सेम लंच बॉक्स को लेकर उसी चेम्बर के अंदर या फिर स्टोरेज रूम से बाहर सुबह के समय आ रहा होता है, जहां पर जेड गया था और वो डर भी गया था। अब बाहर आने पर उसे चारों तरफ ढेर सारे लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जिसका मतलब साफ था कि विक्टर उस जगह पर अपने बचपन से फंसा हुआ है। वेल प्रेजेंट टाइम में कॉलोनी हाउस के अंदर अगली सुबह जब जूली की आंख खुलती है तो विक्टर पास में बैठा था और उसकी ड्राइंग बना रहा था। विक्टर अक्सर बच्चों जैसी ड्राइंग्स बनाता रहता ताकि वो सब कुछ याद रख सके, जिसके चलते वो सच्चाई और सपनों में फर्क को समझ पाएगा। कि तभी वहाँ पर ट्रूडी आ जाती है, जो कि जेड के बेहोश होने के बाद उसके पास आ गई थी, उसे निहार रही थी, उसको काफी सुंदर भी कह रही थी। अब ट्रूडी ने यहाँ पर जूली के कपड़े पहने हुए थे, जिसको देखकर जूली को अजीब तो लगता है, पर क्योंकि कॉलोनी हाउस के लोग ऐसे ही रहा करते थे इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। उसे पहले ही बताया गया था यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। अब आगे हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि जब उस बक्से के पास सुबह जाता है तो वहाँ पर फ्रैंक को मॉन्स्टर्स ने ब्रूटली खत्म कर दिया था। बॉयड उसकी बॉडी को एक डंपिंग ट्रॉली में डालकर चर्च की तरफ ले जाने लगता है। टाउन के घर के अंदर जिम और टैबी जूली को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। साथ ही साथ टैबी को ये सब बस उसकी गलती लग रही थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आकर फंस गए। तो असल में जिम और टैबी का एक बच्चा हुआ करता था जिसका नाम टॉमस था, जो कि उनकी लापरवाही के चलते खत्म हो चुका था और टैबी के हिसाब से इसलिए उन्हें इसी बात की सजा मिल रही थी, जिसके चलते वो यहाँ फंस गए। तभी जिम टैबी को संभालता है कि इतने में ही वहाँ पर ईथन के आ जाने की वजह से जिम उसको अपने साथ टाउन के डाइनर में लेकर जाता है, जहाँ पर मिसेस लियू ने उनके लिए आज स्पेशल पैनकेक्स बनाए थे। वहाँ उनकी मुलाकात सैरा से भी होती है, जो कि अभी एकदम नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। अब पैनकेक खाते हुए ईथन के पूछने पर जिम उससे कहता है कि वो बस कुछ दिनों के वेकेशन के लिए इस टाउन में है, पर जेड अंदर ही अंदर जानता था कि वो वहाँ पर फंस चुके हैं, इसलिए वो भी वॉशरूम जाने के बहाने से वहाँ रोने लगता है। इसी बीच ईथन के पास विक्टर आ गया था, जिसके हिसाब से वो जो पेड़ थे वो 4 इंच हिले थे और ये बात अच्छी नहीं थी, यानी कि इस टाउन के अंदर पेड़ भी हिल रहे थे। तो ये कैसी जगह है जहाँ पर ऐसी सारी चीजें होती हैं। अभी वो ईथन को व्हाइट बॉय की अपनी ड्राइंग दिखाते हुए उससे उसके बारे में पूछता है। तब ईथन भी उसको कंफर्म करता है कि हाँ ये व्हाइट बॉय ही है और वो वैसा ही दिखता था। अब तभी वहाँ जिम आ जाता है और विक्टर की जो इमेज होती है वो जिम की नजरों में अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वो विक्टर का कॉलर पकड़ते हुए उसे ईथन से दूर रहने के लिए कहता है और विक्टर को डाइनर से भगा देता है। वो खुद भी ईथन को लेकर अपने घर आ गया था, लेकिन घर आने पर ईथन अपने पिता से नाराज था, क्योंकि उसके हिसाब से विक्टर उसका फ्रेंड है और जिम को उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब वहीं जेड जो होता है वो कैनी को अपने साथ लेकर उसी स्टोरेज रूम या फिर चेम्बर के पास आता है। उसे बताता है कि कैसे उसने पिछले दिन वहाँ पर एक इंसान की लाश को और एक सिंबल को देखा था, मगर कैनी के हिसाब से वो बस जेड का वहम था और इसलिए वो जेड को पुलिस स्टेशन की तरफ लेकर चला जाता है। मीनवाइल कॉलोनी हाउस के अंदर जूली भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को मिस कर रही थी। तब फातिमा उसे अपने साथ बाहर काम करने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर अब तक टैबी भी आ चुकी थी ताकि वो जूली को उसका स्वेटर दे पाए। अब तभी जूली की माँ टैबी उससे उसके साथ टाउन के अंदर अपने घर के अंदर रहने के लिए कहती है और तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि असल में जूली अपने परिवार के साथ इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि टॉमस की मौत के बाद टैबी और जिम ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को इसका जिम्मेदार मान रहे थे। पर बस डिवोर्स लेने के पहले वो साथ में एंजॉय करने के लिए ट्रिप पर जा रहे थे, जिसके चलते वो यहाँ फंस गए। और यही सारी बातें बोलने के बाद जूली वापस से कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाती है, पर तभी फातिमा टैबी से जूली का स्वेटर लेकर उसके साथ अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कैनी जेड को एक नक्शे पर कुछ मार्क्स को दिखाते हुए बताता है कि असल में जो लोग भी टाउन के अंदर मौजूद हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर कहीं ना कहीं जा रहे थे, पर अचानक से उनके सामने यही पेड़ आ गया था, जिसके बाद वो उसी रोड पर वापस आए, जिसके चलते वो इसी टाउन के अंदर फंस कर रह गए। अब जेड को ये बात इम्पॉसिबल सी लगती है, पर कहीं ना कहीं वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ साइंटिफिक चीजों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसको लगता है कि गाँव से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अब तभी अपने आप पुलिस स्टेशन में रखे हुए रेडियो से अजीब सी आवाजें आने
आने लगती हैं और ऐसा अक्सर हुआ करता था। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था जेड को ये थोड़ा अजीब लगता है, साथ ही साथ हो सकता था कि ऐसी छोटी छोटी चीजों को ढूंढकर वो बाहर भी जा सकते थे, कहीं ना कहीं ये हिंट हो सकते हैं और इसलिए वो उस रेडियो को उठाकर वहां से निकल जाता है। अब हम वापस से टैबी को देख पाते हैं जो कि जब अपने घर के अंदर वापस आती है तो वो जिम को सारी बात बताती है और क्योंकि जिम भी बस टैबी की वजह से ही डिवोर्स के लिए मान गया था इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और अंदर से ईथन भी उसकी बात को सुन रहा था जो कि उसे सही नहीं लगती। तभी घर के पिछले वाले गेट पर विक्टर आ जाता है जो कि व्हाइट बॉय को ढूंढने के लिए जाना चाहता था और क्योंकि व्हाइट बॉय विक्टर के बाद अब सीधा ही ईथन के सामने आया था, इसका मतलब यही था कि व्हाइट बॉय ने अब ईथन को चुन लिया था और इसलिए अभी विक्टर चाहता था कि वो भी उसके साथ उसे ढूंढने जाए। तब ईथन ऑलरेडी इसके लिए मान जाता है और विक्टर ईथन को एक दूसरी वॉकिंग स्टिक देकर ईथन की पुरानी स्टिक को वहीं पर फिकवाकर उसे वहां से लेता हुआ जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी हम बॉयड को देखते हैं जो कि गुस्से में अभी उस बॉक्स को वापस से सही कर रहा था जिसके अंदर उसने पिछली रात फ्रैंक को डाला था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा करना ही नहीं चाहता था लेकिन प्रेशर में आकर उसे ऐसा करना पड़ा। खतरी भी इस बात को जानता था कि बॉयड का मूड खराब है, इसलिए वो फ्रैंक की बॉडी को उसके परिवार के पास ही बैरी करने के बाद बॉयड को समझाने के लिए जाता है कि इसके अंदर उसकी गलती नहीं है, जहां पर हम उसकी बातों से समझ पाते हैं कि बॉयड से पहले खतरी उस गाँव के अंदर आया था पर उस समय के हालात जो थे वो बहुत ही बुरे थे और हर रोज किसी न किसी की मौत हुआ करती। लेकिन बॉयड और उसके परिवार के वहां पर आने के बाद बॉयड ने वहां के रूल्स बनाए थे जिससे कि लोगों की जान जाना बंद हो गई थी। एटलीस्ट 96 डेज तक वहां कोई हादसा नहीं हुआ था और इसलिए बॉयड ने जो फ्रैंक को बॉक्स के अंदर डाल दिया था वो गलत नहीं था। लेकिन जो बॉयड है वो अभी अजीब बर्ताव कर रहा था जिसके चलते उसका रवैया कहीं ना कहीं टाउन के लोगों की हिम्मत को तोड़ रहा था और खतरी की बात को सुनने के बाद बॉयड भी इस चीज को समझ जाता है और इसी के चलते अब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अब जंगल में विक्टर ईथन से बात करते हुए उसे बताता है कि वो वहां पर सबसे पुराना इंसान बचा हुआ है। जब वो वहां पर आया था तब वहां काफी लोग गाड़ियों के अंदर फंसे हुए थे और यहाँ टाउन के अंदर हमने काफी सारी गाड़ियां देखी भी थी जो कि काफी पुरानी थी, लेकिन अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तभी उन दोनों को व्हाइट बॉय एकदम से दिखाई देता है और दोनों उसका पीछा करते हुए एक फार अवे ट्रीज यानी कि पेड़ के पास पहुंचते हैं। अब इसको देखकर विक्टर ईथन को उस पेड़ के बारे में बताता है कि अगर वो उस पेड़ में बने हुए छेद के अंदर चले जाते हैं तो पेड़ उन्हें कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देगा, लेकिन वो जगह कहीं भी हो सकती है, लाइक बड़े से पत्थर के नीचे, दीवार के अंदर या फिर वो कहीं भी हो सकती है और बस कभी कभी कुछ लकी लोग ही उसके अंदर जाकर सही जगह पर पहुंचते थे। और जंगल में ऐसे काफी सारे पेड़ थे जिनके बारे में टाउन वालों को किसी को पता ही नहीं था। अब इतने में ही विक्टर को डॉग्स के भौंकने की आवाज आने लगती है और उसे याद आता है कि बचपन में टाउन के अंदर उसने ढेर सारे डॉग्स को भी देखा था और ये याद आते ही वो ईथन को लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं अब तक टाउन के अंदर ईथन के गायब होने के बारे में जिम और टैबी को पता चल जाता है, इसलिए वो दोनों ही घबराते हुए उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आ जाते हैं। और तब उन लोगों को भी डॉग्स के भौंकने की आवाज आ रही थी जिन्होंने उन्हें घेर लिया था, पर विक्टर भी पास में था जो कि अपने पास मौजूद एक गन को हवा में फायर करके उन डॉग्स को भगाता है। तब टैबी और जिम भी विक्टर के पास आकर ईथन को ले लेते हैं और उस समय जिम वापस से विक्टर को गुस्से में सुनाने लगता है, मगर विक्टर अपनी गन से उसे डराते हुए वहां से भागकर अपने रूम में आ गया था जिसके अंदर वो सेम डॉग्स की ड्राइंग को देखता है, जिसको देखते ही उसे एकदम से याद आता है कि उसी समय उसने पहली बार टाउन में मरे हुए ढेर सारे लोगों की लाशों के बीच उस व्हाइट बॉय को देखा था जिसने उसे हाई भी करा था, जैसे कि वो फिलहाल ईथन को करता है। मीनवाइल एलिस के ही रूम के अंदर फातिमा ने जूली के लिए भी बेड लगवा दिया था ताकि उसे वहां पर अकेला फील ना हो और उसी समय वो जूली को टैबी का दिया हुआ स्वेटर भी देती है जिसको देखकर जूली को काफी अच्छा लगता है। जिसके साथ ही सीन अब शाम में बॉयड पर आता है जो कि जिम के परिवार के साथ डाइनर में डिनर कर रहा था। तभी जिम और टैबी दोनों ही उसको थैंक यू कहते हैं क्योंकि बॉयड ने उनकी जान बचाई थी। तभी डाइनर में रखे हुए रेडियो में गाना बजने लगता है। अब सैरा भी वहीं पर होती है जो कि अभी ईथन को अपने साथ एक और डिश लेने के लिए अंदर लेकर जाती है और उतने में ही वहां पर कैनी भी आकर बॉयड को कुछ समय के लिए बाहर लेकर जाता है। उस समय टैबी और जिम एक दूसरे से अपने बर्ताव के लिए माफी मांग कर डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वैसे भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो यहाँ से बाहर वैसे भी नहीं जा सकते थे, तो डिवोर्स तो वैसे भी नहीं होता। खैर तब तक ईथन पोटैटो डिश लेकर आ चुका था जिसको देखकर सैरा खुश हो रही थी, पर तभी होता यह है कि सैरा को वापस से वही अजीब सी आवाजें आती हैं और अब उसके हाथ पर लिख कर आ रहा था कि किल द बॉय, मतलब कि उसे ईथन को मारना होगा। जिसको देखकर सैरा शॉक्ड हो जाती है और उसे अचानक से ही सीजर्स यानी कि दौरे आने लगते हैं, जिसको देखकर बॉयड, कैनी, जिम और टैबी तुरंत ही वहां पर आकर उसे संभालने की कोशिश करने लग गए थे। तभी शॉकिंगली हम कॉलोनी हाउस के बाहर विक्टर को देख पाते हैं जो कि ढेर सारी कब्रों को खोद रहा था, जिनको देखकर सभी शॉक्ड थे। और जब डोना आकर विक्टर से इन सब के बारे में पूछने लगती है तो विक्टर सिर्फ इतना कहता है कि वो उनकी ही हेल्प कर रहा है, जिसका मतलब साफ था कि इस टाउन के अंदर और भी मौतें होने वाली थी। और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
अब 5वां एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर चौथा एपिसोड खत्म हुआ था। विक्टर को इस तरह से कब्र खोदते देखकर सब परेशान हो गए थे। तभी नेथन के पास एक लेडी आकर उसे बताती है कि उसकी बहन सैरा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसको क्लिनिक में लेकर गए हैं और तब नेथन भी वहां पर जाने लगता है। क्लिनिक के अंदर क्रिस्टी सैरा का इलाज कर रही थी। अब वैसे तो सैरा नॉर्मल थी, लेकिन वो उसे आज रात के लिए वहीं पर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहती थी। अब क्रिस्टी इस बारे में बॉयड को बताती है। तभी बाहर अब तक नेथन आ गया था, लेकिन सैरा उससे मिलना नहीं चाहती थी और इसलिए बॉयड उसके पास जाकर अभी नेथन से सैरा को आराम करने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो नेथन नहीं मानता, लेकिन यहाँ बॉयड को उस पर शक होने लगा था कि नेथन को कुछ ऐसा पता है जो कि वो किसी को बता नहीं रहा। तो बस नेथन वहां से चला जाता है, जिसके साथ ही हम अब जिम और उसके परिवार को देख पाते हैं जो कि खुद भी सैरा के लिए थोड़ा परेशान थे। तभी जिम कुछ सोचते हुए उनसे एक गेम को खेलने के लिए बोलता है, जिसके अंदर वो टाउन से रिलेटेड और टाउन में आने के बाद जो भी सवाल उनके मन में आ रहे थे उनको दीवार पर लिखना था, ताकि उन्हें बाहर जाने का कोई तो क्लू मिले। खैर अब रात में जब सैरा फिर से अकेली होती है तब वापस से उसके हाथ पर किल द बॉय लिखकर आने लगता है, जिससे सैरा डर कर क्रिस्टी के पास जाकर उससे बात करते हुए ये पूछती है कि अगर उसको ये पता चले कि टाउन से बाहर निकलने का रास्ता तो है, पर उसके लिए उसे बुरे काम करने पड़ेंगे, तो क्रिस्टी क्या करेगी। तो क्रिस्टी को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो उसे हाँ कर देती है क्योंकि उसको ये जेनरिक सवाल लग रहा था और अगर कुछ गलत होने से सबका भला हो रहा हो तो उसमें दिक्कत ही क्या है, तो शायद से वही ज्यादा बेटर था। अब बाद में वो और ज्यादा बात करने लगते हैं, जिस दौरान हम ये जान पाते हैं कि असल में क्रिस्टी और कैनी जो हैं वो एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन वो रिलेशन में नहीं आ सकते थे क्योंकि असल दुनिया में क्रिस्टी की एंगेजमेंट मरियल नाम की एक लड़की से हो चुकी थी, यानी कि वो लेस्बियन होती है या फिर ये कहें कि बाइसेक्सुअल थी। खैर क्रिस्टी को डर था कि अगर कभी भी वो बाहर निकल पाए और तब भी अगर मरियल उसका वेट करती हुई होगी तो मरियल के लिए क्रिस्टी का कैनी के साथ रिश्ते में आना गलत हो जाएगा, बेसिकली धोखा होगा। अब सैरा भी उसकी बात सुनकर हाँ बोलती है और उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल जिंदगी में उसका भी एक अब्यूजिव बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो कि उसे काफी मारा पीटा करता, पर नेथन ने उसे हर जगह प्रोटेक्ट किया था। इवन टाउन के अंदर आने के बाद भी नेथन ने ही हमेशा सैरा का ख्याल रखा और इसलिए सैरा के सबसे ज्यादा क्लोज नेथन ही था। अब इसी तरह से वो दोनों पूरी रात बात करते रहते हैं और अगली सुबह जब सैरा वहां से जा रही होती है तो नेथन उसको लेने के लिए आता है। अब आगे हम कॉलोनी हाउस के अंदर देखते हैं कि जूली कहीं ना कहीं बहुत परेशान थी क्योंकि असल दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग थे जो कि उसको काफी याद कर रहे होंगे। खैर अब जैसे ही ये बात फातिमा को पता चलती है तो वो जूली के परेशान होने के बारे में एलिस को बताती है और दोनों उसका मूड सही करने के लिए उसको टाउन के पास ही मौजूद एक लेक में लेकर जाते हैं, जो जगह सच में बहुत ही सुंदर थी और उसे एलिस ने ही ढूंढा था, जहाँ पर टाउन के लोग मजे करने के लिए आया करते। वहां आकर जूली को अच्छा तो लग रहा था, पर वो फिर भी परेशानी थी। खैर तब वो फातिमा से पूछती है कि हर जगह वो इतना पॉजिटिव कैसे रहती है। तब फातिमा की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वो ईरान से है, जहां पर एक दिन वो अपने बर्थडे वाले दिन अपने 2 भाइयों अम्मी अब्बू के साथ में अपने अंकल के यहाँ गई थी। अब उसके अब्बू एक प्रीचर हुआ करते थे और लोगों को उनकी बातें बहुत पसंद थी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उन्हें पसंद नहीं करते थे और उसी दिन उन लोगों ने फातिमा के अंकल के घर पर हमला कर दिया और उन्होंने फातिमा के अब्बू को खत्म कर दिया था। तब फातिमा को ये समझ आया कि वो कहीं पर भी चली जाए उन्हें हर जगह पर मॉन्स्टर जरूर मिलेंगे, साथ ही साथ जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है वो कब खत्म हो जाए, और इसलिए उसने डिसाइड करा कि वो कभी किसी से नहीं डरेगी और बिंदास होकर जिएगी। तभी हम बॉयड को देख पाते हैं जिसका हाथ थोड़ा सा कांपने लगा था और उसको भी काइंड ऑफ सीजर्स आ रहे थे, जिससे कि वो काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि पहले ईथन के साथ, बाद में सैरा के साथ और अब उसके साथ ऐसा हो रहा था। हो सकता है कि इसका आपस में कोई रिश्ता हो। यही सोचते हुए वो अपनी बीवी एबी की कब्र पर जाने का डिसाइड करता है और कैनी से उसके वापस न आने तक टाउन का ध्यान रखने के लिए कहता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैनी इस टाउन का डेप्यूटी था। खैर तभी अब यहाँ से सीन टाउन के बार पर आता है जहाँ पर जेड उस रेडियो को लेकर बैठा हुआ था और जब वो वहाँ की शराब को पीता है तो उसका खराब टेस्ट होने की वजह से वो उसे थूक देता है, पर क्योंकि टाउन के अंदर ये लोग शराब को आलू से बनाया करते थे इसलिए उसका टेस्ट ऐसा ही था। अब बारटेंडर टॉम जेड को इस बारे में बताते हुए उससे बात करने लगता है। कहीं ना कहीं टॉम इस बात को समझ गया था कि जेड ये सोच रहा है कि वो अपने दिमाग की हेल्प से उस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो कभी हार नहीं मानने वाला, जबकि टाउन के लोग इस जगह को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसलिए वो उसको समझाता है कि टाउन के अंदर आने पर शुरुआत में सभी ऐसा ही सोचते हैं, पर ये टाउन सच में काफी ज्यादा अजीब और अलग है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये सब सच्चाई है भी या फिर नहीं। साथ ही साथ टॉम खुद भी असल दुनिया में एक यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी प्रोफेसर हुआ करता था और उसे भी बहुत नॉलेज थी, लेकिन फिर भी वो अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो यहीं पर रहेगा। और सब जानने के बाद जेड यहाँ कुछ सोचने लगता है
तभी हम सैरा को देख पाते हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रिस्टी के जवाब की वजह से सेटिस्फाइड हो चुकी थी। इवन उसने क्लिनिक से एक सर्जिकल नाइफ भी उठा लिया था जिसको छुपाकर वो ईथन से मिलने उसके घर जाती है। वो ईथन के साथ उसके घर के बाहर खेलते हुए सोच रही थी कि वो उसको कैसे खत्म करे ताकि वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। और अब वो कुछ सोचते हुए दिमाग लगाते हुए उसे नेथन के जानवर पालने के बारे में बताती है और अब ईथन उन जानवरों को देखना चाहता था। तब सैरा इस बारे में टैबी को बताकर ईथन को फार्म की तरफ लेकर जाने लगती है। लेकिन टैबी यहाँ पर एक अच्छी माँ होती है और वो कहीं ना कहीं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो भी उनके साथ जाती है, जिसको सैरा ने रोकने की काफी कोशिश करी थी मगर टैबी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अब इसी बीच हम नेथन को देख पाते हैं जो कि कहीं ना कहीं सैरा की हरकतों की वजह से काफी डरा हुआ था और इसलिए वो खतरी के पास जाकर उसके फादर होने की वजह से उसके सामने सब कुछ कन्फेस कर देता है। और ये सब सुनने के बाद में खतरी काफी डर गया था, काफी घबरा गया था क्योंकि सैरा से सच में सबको खतरा था। और यही सोचते हुए वो नेथन के साथ भागते हुए फार्म की तरफ जाने लगता है। तभी हम बॉयड को देखते हैं जो कि अब तक एबी की कब्र के पास आ गया था, जहां पर वो उससे बात करते हुए बीते दिनों के बारे में सब बताता है। और कहीं ना कहीं बॉयड खुद भी टाउन के बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहता था पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए वो एबी से कोई साइन देने के लिए कहता है जिससे बॉयड को हिम्मत मिल पाए और वो जंगलों में और अंदर जाकर बाहर निकलने के रास्ते के बारे में ढूंढ पाए। वहीं सैरा जो होती है वो अब तक टैबी और ईथन को अपने साथ लेकर फार्म पर आ गई थी, मगर उसे अभी टैबी को ईथन से दूर करना था ताकि वो उसको खत्म कर दे। अब यही सोचते हुए सैरा कुछ दिखाने के बहाने टैबी को अंदर ले जाकर एक कंपार्टमेंट टाइप जगह पर बंद कर देती है और उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि वो ये सब के लिए कर रही है। अब टैबी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन सैरा उसकी बात को अनसुना कर बाहर ईथन की तरफ बढ़ने लगती है, जहां पर वो ईथन को मारने ही वाली थी कि तभी उसके पास नेथन पहुंच जाता है जो कि उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा था और इतने में ही ईथन भी वहां से भाग गया था। खैर अब सैरा को रोकते वक्त होता यह है कि जो उसके हाथ में सर्जिकल नाइफ होता है वो नेथन की गर्दन के आर पार हो गया था और इस चीज को आकर खतरी देख लेता है। वहीं ईथन भी भागते हुए कॉलोनी हाउस में एलिस, फातिमा और जूली के पास पहुंच गया था, जहां पर जाकर वो उन्हें सब कुछ बताता है और जूली उसे लेकर फार्म की तरफ आने लगती है। वहीं अब जिम ने भी फार्म पर पहुंचकर टैबी को आजाद करवा दिया था और जब वो बाहर आते हैं तब तक वहां बॉयड भी आ चुका था। तब क्रिस्टी नेथन को चेक करके बताती है कि नेथन अब जिंदा नहीं रहा। इतने में ही खतरी भी जंगलों की तरफ से भागते हुए आकर बताता है कि सैरा जंगल में कहीं भाग गई है और वहां पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और सभी डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था और सैरा ऐसा कर भी कैसे सकती है। अब जिम तभी जल्दी से ईथन को लेता है और बॉयड को टाउन वालों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए घर में चला जाता है, जहां पर अचानक से टैबी के मन में एक और सवाल आता है और वो दीवार पर लिखती है कि क्या वो लोग उस आरवी क्रैश में सरवाइव कर भी पाए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है कि वो एक तरह के लिम्बो में फंस गए हैं और वो ऑलरेडी मर चुके हैं। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा टाउन डेड टाउन है और यहाँ पर सारे मरे हुए लोग हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टी डाइनर में बैठी हुई काफी परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ही सलाह की वजह से ये सब हुआ, क्योंकि सैरा ने उससे पिछली रात उससे बात करने के बाद ये सारी हरकत करी थी। तब बॉयड आकर उसको समझाता है कि इसमें क्रिस्टी की कोई गलती नहीं है, सैरा के मन में ये चीजें पहले से ही थी या फिर ये कहे कि कोई उससे करवा रहा था। तभी अचानक से ही डाइनर में लगे हुए रेडियो में एक गाना बजने लगता है जो कि उनके रिसेंट सिचुएशन को ही बयां कर रहा था, जिसको सुनने के बाद बॉयड को वो गाना एबी के संकेत की तरह लग रहा था और उसी के बारे में सोचते हुए वो वहां से निकल जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड 5 का अंत हो जाता है। अब एपिसोड 6 के अंदर हम जेड को देखते हैं जो कि टाउन के अंदर सारी कार से बैटरी निकालकर बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करने वाला था। रेडियो की हेल्प से वो सिग्नल भेजने वाला था। अब दूसरी तरफ चर्च के अंदर जैसा कि टैबी को लग रहा था कि वो सब एक तरह के लिम्बो में हो सकते हैं, वो इस बारे में बात करने के लिए फादर खतरी के पास चर्च में जाती है, पर खतरी को ऐसा नहीं लगता था। उसके हिसाब से वो लोग जिंदा थे मगर वो बस वहां पर फंस कर रह गए हैं। ये जगह काफी ज्यादा अलग थी, बाकी दुनिया से काफी ज्यादा सेपरेट थी। तभी हम टैबी की बात से ये भी जान पाते हैं कि ईथन सैरा की हरकत की वजह से काफी डरा हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि सैरा ने ऐसा क्यों करा। अब बात चाहे जो भी हो, सैरा के जंगल में भागने के बाद से सबको यही लग रहा था कि वो मॉन्स्टर के द्वारा खत्म हो जाएगी। टैबी के वहां से जाने के बाद खतरी तभी एक लैंप लेकर बेसमेंट के नीचे जाता है और शॉकिंगली हम देखते हैं कि उसने सैरा को पकड़कर चेयर से बांध कर रखा हुआ था, यानी कि उसने सबसे झूठ कहा। वहीं हम बॉयड को कैनी के साथ देखते हैं, जहां पहले तो सैरा के बारे में जानने के बाद कैनी बॉयड को बताता है कि उसकी माँ सैरा को अपनी बेटी की तरह देखती थी, पर बॉयड अभी इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो उसे बताता है कि वो अब जंगल में अकेला जाएगा ताकि वो टाउन से बाहर जाने के रास्ते को ढूंढकर बाकी सबको भी वहां से बाहर निकाल पाए। लेकिन इन सब से कैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और इसलिए कैनी गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन बॉयड को समझ नहीं आता कि उसने गुस्सा क्यों किया।
तभी हम जिम और टैबी को उनके घर के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर उनको एक शॉकिंग चीज देखने के लिए मिलती है। जिम के हाथ में उसी घर के अंदर लगी हुई एक टेबल लैंप की वायर थी, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं वो बहुत ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि असल में वो वायर और उनमें लगे हुए प्लग जो थे वो नकली होते हैं और उसके बाद भी वहाँ पर सारे अप्लायंसेस सही से काम कर रहे थे। इसी बारे में जिम सोचते हुए टैबी को सारी बात बताता है। साथ ही साथ अब उनके दिमाग में ये आ रहा था कि वो पता करने की कोशिश करें कि टाउन के अंदर बिजली कहाँ से आती है। अब इतने में ही वहाँ पर जेड अपने पास इकट्ठा करा गया सामान लेकर आता है ताकि वो रेडियो बनाने में जिम की हेल्प ले पाए। तभी हम वापस से खतरी और सैरा को देख पाते हैं, जहाँ पर खतरी ने सैरा को इस वजह से पकड़ कर रखा हुआ था क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो टाउन के नियम के अनुसार उसे भी बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता, क्योंकि उसकी वजह से नेथन की जान गई थी। पर क्योंकि नेथन ने ऑलरेडी खतरी से उन आवाजों के बारे में सब कन्फेस कर दिया था, इसलिए खतरी को लग रहा होता है कि उन आवाजों की ही हेल्प से सैरा सच में टाउन के लोगों की हेल्प कर सकती है और वो उससे उन आवाजों के बारे में पूछने लगता है। अब आगे कॉलोनी हाउस के बाहर जूरी को फ्लावर्स का एक गुलदस्ता मिलता है, जिसको लाकर वो अपने पास रख लेती है। तभी हम टैबी और ईथन को देख पाते हैं, जो कि मैगन, लॉरेन और फ्रैंक के सामान को डाइनर में लेकर आती है, क्योंकि वहाँ के ही एक रूम के अंदर मरे हुए सभी लोगों का सामान रखा जाता था। अब वो लोग उस सामान को रख देते हैं। तभी अचानक से टैबी की नजर वहाँ पर रखे एक ब्रेसलेट पर पड़ जाती है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। अब उसको लेकर टैबी वापस से अपने घर में आकर कुछ सोचने लगती है। तब उसकी नजर फिर से उसी लैंप पर पड़ती है जो कि जल बुझ रहा था, इसलिए वो भी ईथन के साथ टूल्स लेकर सबसे पहले तो ये देखती है कि घर की वायर जाती कहाँ पर है। और बाद में जब उसको पता चलता है कि घर की सारी वायर जो हैं वो बेसमेंट के नीचे जा रही थी, तो वो बेसमेंट को ही खोदना चालू कर देती है, यानी कि बेसमेंट की भी अंदर वायर जा रही थी। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायर से आ रही है, लेकिन वायर कहाँ जाती है किसी को कुछ नहीं पता। तभी हम वापस से जेड को देख पाते हैं, जिसने जिम के साथ अपनी कार से बैटरीज और सारी वायर्स को निकाल लिया था, जिसको लेकर वो टाउन में मौजूद एक बड़े पेड़ के पास चला जाता है। उसने एक एंटीना बनाया था जिसको उस पेड़ के ऊपर लगाना जरूरी था अगर वो अपने रेडियो को चालू करना चाहते थे। अब जेड क्योंकि पेड़ पर नहीं चढ़ना जानता था, इसलिए जिम पेड़ पर चढ़ने लगता है। पर अचानक से ही अब जेड को जिम की आवाज ही आना बंद हो गई थी और जब वो ऊपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर ढेर सारी लाशें टंगी हुई थी और उनमें से खून जेड के ऊपर टपक रहा था। अब तभी जेड को वापस से वही सिंबल दिखता है जो कि उसे स्टोरेज रूम यानी कि चेंबर में दिखा था शुरुआती एपिसोड में। और इतने में ही एक आदमी जेड को मारने के लिए उसकी तरफ बंदूक से फायर करना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो काफी डर गया था और वो भागते हुए जंगल के और अंदर चला जाता है। अब जिम जाकर उसे संभालता है और असल में जेड ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा था, वहाँ पे रियल में ऐसा कुछ नहीं था। तभी हम सैरा को देखते हैं जो कि खतरी को बताती है कि असल में उसे कुछ आवाजें आती थी जो कि उससे ये कह रही थी कि वो उनकी बाहर निकलने में हेल्प करे, जिसके बाद वो भी उन्हें वहां से निकलने में हेल्प करेंगे। यानी कि सैरा पहले से ऐसी नहीं थी। उसे इन बातों पर तब भरोसा हुआ जब इन आवाजों ने ये बताया कि 2 गाड़ियां एक साथ आएंगी, और ऐसा ही हुआ। और उन आवाजों के हिसाब से ऐसा पहले भी हुआ था, पर उस समय टाउन में मौजूद सभी लोग खत्म हो गए थे और इस बार भी सभी लोग मारे जाते अगर सैरा उन लोगों की बात को नहीं सुनती। और सब बताते हुए सैरा नेथन को याद करते हुए रोने लगती है। पर तभी खतरी उसे शांत करवाते हुए समझाता है कि अगर सच में सैरा को ऐसी आवाजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सैरा उस जगह से जुड़ी हुई है और वही उनको बाहर निकाल सकती है। तभी सैरा को वापस से वही आवाजें आती हैं और सैरा खतरी से एक पेपर मांगती है। दूसरी तरफ अब तक जिम ने उस एंटीना को पेड़ पर लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिग्नल्स नहीं आते। वहीं अब उस सिंबल को वापस से देखने के बाद जेड डाइनर में जाकर उस सिंबल को एक पेपर पर ड्रॉ करता है, जिसको जब मिसेस ल्यू देखती है तो वो जेड को अपने साथ मरे हुए लोगों के सामान वाले रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उसको 1972 की एक डायरी और एक किताब दिखाती है जिसके अंदर सेम सिंबल बना हुआ था और ये काफी शॉकिंग चीज थी। उसको देखने के बाद जेड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं अब तक सैरा ने भी पेपर पर कुछ बना दिया था जो कि एक बच्चे की तरह था और वो यूएफओ के ऊपर बैठा था। तब सैरा की बात से हम जान पाते हैं कि असल में उन लोगों ने खतरी को उसके पहले दिन पर टाउन में एक बैग छुपाते हुए देखा था और अभी उन आवाजों की हेल्प से ही सैरा को ये बात पता चली है। खतरी ये बात सुनने के बाद एकदम शॉक्ड था क्योंकि उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। वहीं अब हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि कैनी के रूड बर्ताव करने की वजह से सोच में पड़ गया था, इसलिए वो क्रिस्टी से जाकर इसके बारे में बात करता है। तब उसको पता चलता है कि असल में मिस्टर ल्यू के खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं कैनी बॉयड को ही अपने पिता के रूप में देख रहा था और उसे इस बात का डर है कि अगर बॉयड को जंगल में अकेले जाने से कुछ हो गया तो गांव वाले क्या करेंगे। ये बात जानने के बाद बॉयड भी कैनी के दिल के हालात को समझता है और इसलिए बॉयड कैनी के पास जाकर उससे बेसबॉल कैच खेलने के लिए पूछता है।
जहां पर वो कैनी को समझाता है कि वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है और एक ना एक समय ऐसा आएगा जब वो टाउन वालों की हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए बॉयड जल्दी से जल्दी बस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता था और क्योंकि उसे इस बात का भी डर था कि जंगल में उसकी मौत हो सकती है, इसलिए वो चाहता है कि कैनी उसकी जगह जल्दी से जल्दी ले ले। कैनी भी इस बात को समझता है और वो बॉयड के जंगल में जाने वाली बात के लिए मान जाता है। वहीं जिम जब वापस अपने घर पे जाता है तो वहां पर वो टैबी को बेसमेंट को खोदता हुआ देखकर काफी ज्यादा सदमे में था, क्योंकि टैबी अचानक से बाहर जाने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो रही थी। तब टैबी से बात करके जिम को पता चलता है कि ये सब बस उस ब्रेसलेट की वजह से हुआ था। वो ब्रेसलेट जो कि उसको डायनर में दिखाई दिया, वो ब्रेसलेट असल में टैबी ने जिम के पापा के पुराने जूते के फीते से बनाया था, जिसको बनाते वक्त धोखे से टैबी से उसके अंदर गलत जगह पर गांठ लग गई थी। लेकिन उसके बाद भी जिम को वो काफी पसंद आया था, मगर जूली के पैदा होने के समय पर जिम ने उसे हॉस्पिटल में कहीं खो दिया था। यानी कि वहां का ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रहा था। और उस ब्रेसलेट और ये सारी बातें जानने के बाद में वो शॉक्ड होकर टैबी की हेल्प करना शुरू कर देता है। वहीं हम खतरी को देखते हैं जो कि घबराते हुए एक जगह पर जाकर एक बैग निकालता है जो कि उसने आज तक छुपा कर रखा था। उस बैग के अंदर वाइन, एक खून में सनी हुई शर्ट और एक कॉस्मो चॉकलेट थी, जिस पर बिल्कुल वैसा ही लोगो बना हुआ था जैसा कि सैरा ने उन आवाजों को सुनकर खतरी को बना कर दिया, जिसको देखकर खतरी को थोड़ी सी एंग्जाइटी होने लगती है। तभी हम रात के समय कॉलोनी हाउस के अंदर केविन नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि अचानक से ऊपर के फ्लोर के बाथरूम में जाकर बाहर मौजूद एक फीमेल मॉन्स्टर जैस्मीन से बात करने लगता है, जिसके पास केविन के रखे गए फ्लावर्स भी थे। और तब जाकर हम समझ पाते हैं कि असल में जो फ्लावर जूली को भी मिले थे वो भी केविन ने ही रखे थे। अभी जैस्मिन बहुत ही कोशिश करती है कि केविन विंडो खोल दे और उसको कॉलोनी हाउस के अंदर आने दे, लेकिन केविन ऐसा नहीं करता, जिसके साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। 7वां एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर कॉलोनी हाउस को सजाया जा रहा था, क्योंकि आज फातिमा को यहाँ पर आए हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका था और क्योंकि वो सबको पॉजिटिव रहने में हेल्प कर रही थी इसलिए वहाँ पर पार्टी दी जा रही थी। लेकिन एलिस आज वहाँ पर खुश नहीं होता, क्योंकि जब जिंदा लोगों का जश्न मनाया जाता है तो उस समय मरे हुए लोगों को भी याद करा जाता था। और क्योंकि एलिस को अपनी माँ एबी की याद आ रही थी इसलिए वो खुश नहीं था। पार्टी शुरू होने से पहले ही वो ड्रिंक करना चालू कर देता है। खैर अब अंधेरा होने से पहले हम केविन को देखते हैं जो कि वापस से जैस्मीन के लिए बाहर फ्लावर्स रखकर आ गया था। वहीं हम खतरी को देख पाते हैं जो कि अभी भी काफी परेशान था, इसलिए वो अंधेरा होने से पहले बॉयड के पास अपना वो बैग लेकर जाता है, जहाँ पर बॉयड भी जंगल में अकेले जाने की प्लानिंग कर रहा था। जिम के घर में ही जिम कहीं ना कहीं रेडियो को लेकर परेशान था और टैबी बेसमेंट को खोदने में लगी हुई थी। तब जिम कॉलोनी हाउस के ऊपर ही एक बड़ा सा एंटीना लगाने के बारे में सोचता है ताकि वो बाहर की दुनिया में सिग्नल भेज पाए, क्योंकि सबसे ऊंची इमारत वहां पर वही थी। खैर अब तक कॉलोनी हाउस में पार्टी चालू हो जाती है जहां सब खुश थे। एलिस के ड्रंक होने की वजह से उसकी हॉल नाम के व्यक्ति से बहस हो जाती है। तब पहले तो डोना एलिस को वहां से रूम में भेज देती है और बाद में जब हॉल डोना से एलिस की माँ एबी के बारे में फालतू बोलता है तब डोना गुस्से में आकर हॉल को मुक्का मारकर बेहोश कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बहन को भी याद कर रही थी। ऊपर वॉशरूम में हम वापस से केविन को देखते हैं जो कि जैस्मीन से ऊपर आकर बातें करने लगता है। पर आज जैस्मीन वहां पर केविन से ब्रेकअप करने आई थी, क्योंकि केविन उसे अंदर नहीं आने देता था और केविन इस बात से डर जाता है। यानी कि वो यहाँ पर मॉन्स्टर और लड़की के बीच का फर्क ही भूल गया था और वो इस बार विंडो को ओपन करके उसको अंदर बुला लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जैस्मिन केविन को नोचना चालू कर देती है और मॉन्स्टर बनकर उसे जान से मार देती है, जिसके बाद और भी ढेर सारे मॉन्स्टर कॉलोनी हाउस में आना चालू हो गए थे। अब इसी बीच पार्टी में थोड़ा सा अजीब फील करने की वजह से जूली आज विक्टर के रूम में चली जाती है, जो कि सबके साथ पार्टी नहीं कर रहा था। तब वो उससे उस जगह के बारे में पूछती है और वहीं हम बॉयड और खतरी को देखते हैं, जहां खतरी अपने पास मौजूद वाइन को पीते हुए बॉयड को अपने गांव में आने के बारे में बताता है। असल में खतरी जो था वो असल दुनिया में भी एक फादर ही हुआ करता था, जो कि बच्चों के लिए हमेशा अपने पास चॉकलेट रखा करता। और एक समय पर उसके पास शाम में एक बच्चा आता है जो कि घर नहीं जाना चाहता था, पर उसके बावजूद खतरी ने बस उसे एक चॉकलेट कर घर भेज दिया था। और बाद में जब अपने घर आते समय खतरी के मन में उस बच्चे का ख्याल आता है तो वो उसके घर की तरफ गया था, जहां पर उस बच्चे के पिता ने ड्रंक होकर गुस्से में आकर उस बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। अब बाद में खतरी उस चॉकलेट और एक वाइन की बोतल को लेकर एक ब्रिज पर आता है जहां से वो खुद को खत्म करना चाहता था, मगर तभी उसे कुछ आवाज आती है जो कि उसे ऊपर वाले का इशारा लगती है, जिसको सुनकर उसने कार को चलाना चालू किया और 2 घंटे के बाद वो इस टाउन के अंदर पहुंच गया था। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था, सभी को कोई ना कोई गिल्ट था, जिसके बाद ही वो यहाँ पर पहुंच गए थे इस टाउन के अंदर। जैसे कि जो जिम और टैबी थे उनके मन में अपने बेटे थॉमस का गिल्ट था, जिसके चलते वो यहाँ पर आ गए। फातिमा ने अपने पिता को खोया था। ऐसे ही यहाँ पर सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ था, जैसे कि सैरा के साथ ये था कि उसका एब्यूजिव बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिसके बाद वो यहाँ पर आ गई थी।
एनीवेज अब खत्री को यहाँ पर आज तक उस बच्चे के खत्म हो जाने का गिल्ट था, क्योंकि उस समय खत्री उस बच्चे की जान को शायद बचा सकता था अगर वो उसे घर नहीं भेजता, पर उसने बस उसे एक चॉकलेट देकर भेज दिया। खत्री ने अब तक इस बारे में किसी को बताया ही नहीं था, और इतना बताने के बाद वो बॉयड को सैरा के बारे में बताता है कि कैसे सैरा ने उसको आ रही आवाजों को सुनकर खत्री को उसके दबाए गए सामान और बैग के बारे में बताया, और अब शायद सैरा ही एक ऐसी है जो कि उन लोगों को इस टाउन से बाहर निकाल सकती है। ये बात जानने के बाद बॉयड पहले तो खत्री के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि खत्री ने ही बॉयड को फ्रैंक को रूल्स तोड़ने की वजह से बॉक्स में डालने के लिए कहा था, और अब वो सैरा को खुद बचा रहा था। मगर तब खत्री ये बताता है कि सिचुएशन अलग है। बॉयड को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सैरा का इस जगह से एक अलग कनेक्शन बन चुका है, और वही है जिसकी हेल्प से वो लोग टाउन से बाहर जा सकते थे। तभी दूसरी तरफ जेड खुद को दिख रहे सिंबल की वजह से काफी परेशान पा रहा था, और जब वो उस डायरी को वापस से जाकर चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक आदमी की फोटो मिलती है, जो कि उस आदमी ने उसी टाउन के अंदर खींची थी, और उस फोटो के अंदर धोखे से छोटा विक्टर आ गया था, जिसका मतलब साफ था कि हो सकता है कि विक्टर उस आदमी और सिंबल्स के बारे में जानता होगा। वहीं हम विक्टर और जूली को भी देख पाते हैं, यानी कि पार्टी से वो थोड़ा सा अलग थे, जिन्हें बाहर से लोगों की अब चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अंदर हमला कर दिया था। विक्टर को कहीं ना कहीं इस बारे में पता चल जाता है, और इसलिए वो अपने रूम में मौजूद एक रस्सी को नीचे लटकाता है और जूली को अपना लंच बॉक्स हैंडओवर करते हुए रूम से नीचे उतरने लगता है। अब तब तक कॉलोनी हाउस के अंदर मॉन्स्टर्स ने ट्रूडी और बहुत सारे लोगों को जान से मार डाला था, और आपको याद होगा कि विक्टर 5वें एपिसोड के अंत में कब्रें खोद रहा था, तो उसको अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो जानता था कि मॉन्स्टर्स लोगों को मार देंगे, और इसलिए उसने कहा था कि वो उनका ही काम आसान कर रहा है। एनीवेज तब डोना और फातिमा जल्दी से बाकी बचे हुए लोगों को बाहर खड़ी हुई इमरजेंसी वैन के अंदर लेकर जाने लगते हैं। अब तक एलिस के ऊपर भी मॉन्स्टर हमला करने वाले थे, इसलिए वो खिड़की तोड़कर खुद ही नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया था। पर इतने में ही फातिमा आकर उसे वैन के पास ले जाने की कोशिश करती है, मगर तब तक वहां पर भी मॉन्स्टर आ गए थे, इसलिए वो जल्दी से एलिस को कॉलोनी हाउस में ही 2 दरवाजों के बीच में जाती है और दोनों दरवाजों को बंद करके वहां पर टेलिस्मैन को लगा देती है, यानी कि उसी तावीज को, जिससे कि अब वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकते थे। वहीं जूली विक्टर के साथ नीचे उतरने के बाद वैन के पास जाना चाहती थी, पर विक्टर को व्हाइट बॉय दिखाई देता है जो कि जंगल की तरफ जा रहा था, इसलिए तब विक्टर जूली से उसके ऊपर भरोसा करके जंगल की तरफ चलने के लिए कहता है, और तब वो दोनों एक फार अवे ट्री के पास पहुंच गए थे, जहां पर विक्टर जूली को उस पेड़ के अंदर जाने के लिए कहता है, जिससे कि जूली अब एक स्टोरेज टाइप एरिया में आ गई थी। और अब तक डोना भी बचे हुए लोगों को लेकर शेरिफ के ऑफिस के पास आ जाती है, जहां पर बॉयड और खत्री उनकी कार की आवाज सुनकर तुरंत ही उनकी हेल्प करने आते हैं। पर सबको अंदर भेजने के बाद जब खत्री अंदर आ रहा होता है, तब एक मॉन्स्टर वहां पर आकर खत्री की गर्दन पर वार कर देता है। बॉयड खत्री को जैसे तैसे अंदर तो ले आता है, पर उसके बावजूद भी ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस खत्री बॉयड के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है, जिससे कि बॉयड और डोना दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। साथ ही साथ अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और ऐसा हादसा यहाँ पर काफी टाइम बाद हुआ था। और इसी के साथ में एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में कैनी सभी जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। साथ ही साथ बॉयड अब जंगल की तरफ निकलने के लिए तैयार था, क्योंकि पिछली रात का मंजर देखने के बाद वो समझ गया था कि उनका जल्दी उस टाउन से बाहर निकलना जरूरी था। तभी कैनी वापस से एक बार बॉयड को रोकने की कोशिश करता है, पर बॉयड उसे खुद पर भरोसा रखने के लिए कहकर अकेले सबसे पहले सैरा के पास जाता है, जो कि उसे देखने के बाद डर गई थी। पर अभी बॉयड उसको लेकर ही अपने साथ जंगल में जाने वाला था। तब वो अपने बारे में याद कर रहा होता है कि वो उस टाउन में कैसे आया, और अब यहाँ से एक कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि असल में बॉयड आर्मी से रिटायर्ड होकर एबी और एलिस के साथ ट्रिप पर जा रहा था। एबी खुद भी पहले मराइन में रह चुकी थी। अब तभी बॉयड की बातों से हम जानते हैं कि आर्मी में उसको सब मिस्टर जुगाड़ू कहा करते थे, क्योंकि किसी भी हालत में वो कोई ना कोई जरूरी जुगाड़ निकाल लिया करता। साथ ही साथ बॉयड का अब रिटायर होने के बाद एक बोट खरीदने का मन था। तब एबी उसको एक बोट की चाबी भी देती है, जो कि उसने पहले ही बॉयड के लिए खरीद ली थी, और ये वही बोट वाली की थी जो कि स्टार्टिंग के एपिसोड में उसने देखी थी, जब वो एबी को याद कर रहा होता है। अब बॉयड इस चाबी को देखने के बाद काफी खुश होता है, लेकिन तभी अचानक से उनकी कार के सामने वो मनहूस पेड़ आ गया था, और जब वो वापस जाने के लिए कार मोड़ते हैं, तब वो भी उसी टाउन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर अब तक अंधेरा होने वाला था, और इसलिए एलिस ने कहा था कि जिम और वो लकी थे जो कि दोपहर में वहां पहुंचे। खैर तभी अचानक से खत्री उनकी कार के पास आ जाता है। तभी अचानक से ही खत्री उनकी कार के पास आकर कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गए तो वो मारे जाएंगे, जिस पर पहले तो बॉयड और उसके परिवार को बाकी सब की तरह ही भरोसा नहीं होता, लेकिन एबी
एबी खतरी को शूट करने के लिए गन निकालने लगती है, मगर तभी उन्हें दूर से मॉन्स्टर्स के जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर सब डर गए थे। इसलिए तभी बॉयड, एबी और एलिस तीनों ही खतरी के साथ जमीन के नीचे बनाई गई एक जगह में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक ना ही कोई कॉलोनी हाउस हुआ करता था, ना ही वहां पर कोई तावीज वगैरह था, जिसके चलते अब वो खुद को ढक लेते हैं। उन्हें भी शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आता और बाहर से उन्हें लोगों के बस चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि मॉन्स्टर उनको मार रहे थे। अब उनको सुनकर वो तीनों काफी डर रहे होते हैं। तभी डोना और खतरी उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं और अगली सुबह जब वो बाहर आते हैं तो बाहर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें पिछली रात मॉन्स्टर्स ने नोच खाया था। सब कुछ देखने के बाद बॉयड और उसके परिवार के होश उड़ गए थे कि वो कैसी जगह पर आ गए, और उस समय पर मौजूद लोग बस इतना जानते थे कि रात में वो लोग बाहर नहीं घूम सकते, वरना वो मॉन्स्टर्स उनको खा जाएंगे। अब एलिस इससे काफी परेशान था, पर क्योंकि अब बॉयड भी इस बात को समझ गया था कि वो वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह को थोड़ा सा रहने लायक बनाएंगे। अब खतरी और डोना भी इस पर एग्री हो जाते हैं। अब सबसे पहले उन्हें वहां रहने के लिए राशन और काम की चीजों की जरूरत थी, जो कि उनको जंगल से मिल सकती थी, लेकिन कोई भी मॉन्स्टर्स के डर की वजह से जंगल में जाने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन बॉयड उस जंगल में जरूरत की चीजों को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब इसी बीच अचानक से ही एलिस की नजर एबी पर पड़ जाती है, जो कि कहीं ना कहीं परेशान लग रही थी और बस ध्यान से उस जगह को एकटक देखे जा रही थी। अब जब एलिस अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है तो वो बस इतना कहती है कि वो अपने एक सपने के बारे में सोच रही थी। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है यहाँ पर। खैर, अब थोड़ी ही देर के बाद में बॉयड जंगल में से एक बकरी पकड़ कर लेकर आया था, साथ ही साथ कुछ मुर्गियां भी। ये देखकर खतरी काफी खुश होता है, लेकिन एबी की हालत एलिस को सही नहीं लग रही थी, इसलिए वो अपने पिता के पास जाकर कहता है कि उसे एबी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। पर अभी बॉयड के पास उस जगह को रहने लायक बनाने का सबसे बड़ा काम था, अदरवाइज वो वहां पर सरवाइव नहीं करते। उन्होंने जो मंजर देखा था वो बहुत ही खौफनाक था, लेकिन एलिस इस बात को समझ नहीं रहा होता। उसको अपनी माँ की ज्यादा चिंता थी, और सबसे बड़ी बात कि बॉयड अपनी बीवी पर अभी इसलिए ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि एबी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है। इसलिए अभी वो एलिस को समझाने के बाद वापस से जंगल में जाता है, जहाँ पर वो पेड़ के ऊपर मार्क्स बनाते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उस पर एक डॉग आकर भौंकता है, जिसके गले में पट्टा था, जिसको देखकर बॉयड काफी शॉक्ड होता है। अब वो उस डॉग की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो डॉग भागता हुआ जंगल के और अंदर चला जाता है। बॉयड भी उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ गया था, जिस वजह से वो खो जाता है। अब तक रात भी हो गई थी, जिस वजह से आसपास ढेर सारे मॉन्स्टर्स की आवाजें आने लगी थी। वो समझ गया था कि उसका अंत अब नजदीक था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और बचने की जगह ढूंढते हुए धोखे से वो एक गुफा के अंदर गिर पड़ता है, और तभी ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे। लेकिन वो बिना कुछ करे वहां से चले जाते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। फिर जब बॉयड आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे तावीज थे और उन पर कुछ सिंबल बने हुए थे, यानी कि ये मार्क सिजिल की तरह लग रहे थे, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैजिकल बनाने के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर रिचुअल को करने के दौरान बनाए जाते हैं, जिससे उन ऑब्जेक्ट के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। और ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसकी वजह से वो सबको बचा सकता था, जिसके चलते अब सुबह होते ही बॉयड उन सभी तावीजों को लेकर जल्दी से टाउन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसे गन फायरिंग की आवाज आ रही थी। बॉयड अब जल्दी से गांव की तरफ भागता है, जहाँ पर उसकी बीवी एबी जो होती है वो एक एक करके गांव के सभी लोगों को शूट करके खत्म कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब उसका सपना था और वापस जागने के लिए उन्हें इस सपने से उठना पड़ेगा, इसलिए वो सबको खत्म कर रही थी। तभी वहां पर एलिस भी उसके सामने आने लगता है, जिसको भी एबी शूट करने वाली थी, लेकिन बॉयड सही समय रहते अपनी गन निकालकर एबी को ही शूट कर देता है, जिससे कि एबी की मौत हो गई थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्या रीजन था कि जिस वजह से एलिस अपने पिता से बात नहीं करता था, क्योंकि उसके हिसाब से पहले तो बॉयड ने अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया और बाद में जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसको जान से मार डाला। खैर, प्रेजेंट टाइम में सीन आता है जहाँ पर बॉयड सैरा को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था, यानी कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए। उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि उसे अभी सैरा के ऊपर भरोसा नहीं है, पर बस खतरी की वजह से वो उसके ऊपर भरोसा कर रहा था। अब आगे बॉयड सैरा को अपने साथ लेकर जंगल में बने एक छोटे से घर में आता है, जहां पर उसने फ्रैंक को भी जाने के लिए कहा था, जहां वो सैरा को इंतजार करने के लिए कहकर आखिरी बार अपने बेटे एलिस से मिलने के लिए टाउन जाता है। वहीं जेड अभी भी विक्टर को ढूंढ रहा था, क्योंकि आखिरी बार जूली ने ही विक्टर को देखा था, इसलिए वो जूली के पास जाता है। अब उस समय जूली अपने पिता जिम, माँ टैबी और ईथन को उस पेड़ के बारे में बता रही थी, जिससे विक्टर ने जूली को बचाया कि वो उसके अंदर जाते ही कहीं और पहुंच गई थी और उसने कहा था कि सब शुरू हो गया है। ईथन इस बात को समझ जाता है कि जूली फार अवे ट्री के बारे में बात कर रही है और वो इस बारे में बाकी सबको बताती है।
उसी समय जेड आकर जूली से विक्टर के बारे में पूछता है, पर क्योंकि जूली की हालत सही नहीं थी इसलिए जिम जेड को जूली से बात नहीं करने देता और बाहर जाकर उसे स्टैटिक के बारे में बताता है। और अब इसका मतलब यही था कि अगर वो एंटीना को और ज्यादा ऊपर की तरफ लगाएंगे तो शायद उनका रेडियो काम कर जाए। इसी बारे में बात करने के लिए वो दोनों ही डोना के पास जाते हैं, क्योंकि कॉलोनी हाउस वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और बड़ी भी क्या, सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। खैर तभी डोना उन्हें वहाँ पर एंटीना लगाने की परमिशन दे देती है। अब आगे हम ईथन को देख पाते हैं जो कि विक्टर की कुछ ड्राइंग्स को देख रहा था, जिसके अंदर एक ड्राइंग में एक आदमी अपने पालतू डॉग के साथ था, एंड मे बी वो डॉग उसी आदमी का हो सकता था जिसको हमने बॉयड के पास्ट में देखा था। उस कुत्ते के गले में पट्टा भी था, तो ये सेम कुत्ता हो सकता है। खैर अब बेसमेंट के अंदर टैबी और जूली बैठे हुए थे, जहां पर जूली से बात करते हुए टैबी उसे सारी बात बताती है कि थॉमस के साथ क्या हुआ था। उन दोनों की नजर उससे हट गई थी, जिसके चलते वो गिरकर खत्म हो गया, और दोनों ही एक दूसरे को इसका जिम्मेदार मान रहे थे, और इसके चलते टैबी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी। इसके अंदर उसके पिता की कोई गलती नहीं है। अब हम बॉयड को देखते हैं जो कि एलिस के पास हॉस्पिटल में आकर पहले तो उससे अपने जंगल में जाने के बारे में बात करता है, और बाद में उससे अपने मन की हर एक बात कह देता है कि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, और उसने अपनी पत्नी को तो खो दिया लेकिन अब वो उसे नहीं खोना चाहता था। लेकिन एलिस अभी भी उससे सही से बात नहीं करता, इसलिए बॉयड वहां से चला जाता है। एलिस का ऐसा बर्ताव फातिमा को पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसके पिता जिंदा नहीं थे। वो जानती थी कि पिता की अहमियत क्या होती है, इसलिए वो एलिस के पास आकर उसको समझाती है कि बॉयड ने गाँव वालों के लिए बहुत करा है, और एबी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसको बॉयड ने एलिस से ज्यादा झेला होगा, और इसलिए एलिस को बॉयड से जाकर बात करनी चाहिए। हो सकता है कि ये उसका आखिरी पल हो। अब बॉयड भी टाउन में कैनी, डोना और बाकी सबसे मिलने के बाद जरूरत का सामान लेकर वहां से सैरा के पास जाता है। तभी पीछे से एलिस आ जाता है, जिसको समझ आ चुका था कि जो कुछ भी हुआ उसमें बॉयड की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो उनसे माफी मांगता है और जल्दी से जल्दी वापस लौटने के लिए कहता है। और अब आप सोच सकते हो कि बॉयड की हिम्मत यहाँ कितनी बढ़ गई होगी, क्योंकि अब उसके पास जिंदा रहने के साथ साथ टाउन से बाहर निकलने का एक स्ट्रॉन्ग मकसद था, उसका बेटा। खैर तभी सैरा को वहां देखने के बाद एलिस थोड़ा सा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसने नेथन को मारा था, पर बॉयड एलिस से उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए कहकर इतना कहते हैं कि वो सैरा की मदद से ही इस टाउन से बाहर निकल सकते हैं, और इतना कहकर बॉयड एलिस को वहां से भेज देता है और खुद सैरा के साथ जंगल में चल देता है। मीनवाइल टाउन के अंदर डोना सबको संभालने लग गई थी, साथ ही साथ जिम ने भी एंटीना बनाने के लिए टाउन वालों की हेल्प मांगी थी, और सभी वायर्स और बैटरीज को अब जमा करने में लग गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। और इसी के साथ एपिसोड 8 का खात्मा हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में बॉयड सैरा को लेकर जंगल में आगे बढ़ता रहता है, जहां पर अभी भी उसने सैरा को हथकड़ी से बांध कर रखा हुआ था, क्योंकि उसे उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। तब वो भी सैरा से पूछता है कि उसने उन आवाजों में ऐसा क्या सुना था जो वो उन पर यकीन करने के लिए मान गई। शुरू में तो सैरा बॉयड से इस बारे में बात करने के लिए नहीं मानती, लेकिन बाद में जब बॉयड उसे फोर्स करता है तो सैरा रोकर चिल्लाते हुए उसको बताती है कि उन आवाजों ने उसे जिम और जेड की कार के वहां पर आने के बारे में पहले ही बता दिया था। साथ ही साथ कहा था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो पहले नेथन और बाद में टाउन के सभी लोग मारे जाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी था, क्योंकि उसने ईथन को नहीं मारा था, या फिर ये कहें कि वो ईथन को मार नहीं पाई थी, जिसके बाद ही वहां पर हादसा हो गया। और जब वो ईथन को मारने में नाकामयाब रही तब उसकी जगह पर नेथन मारा गया, साथ ही साथ काफी सारे लोग भी। अब ये बात जानने के बाद बॉयड भी कहीं ना कहीं सैरा की बात को समझता है और उसको आजाद करके आगे बढ़ने लगता है। वो चलते हुए एक गुफा के पास पहुंच गए थे, जहां से बॉयड को वो तावीज मिले थे। अब क्योंकि शाम भी होने वाली थी, इसलिए बॉयड रात में उसी जगह पर रहने का फैसला करता है। खैर अब टाउन के अंदर कॉलोनी हाउस से आने वाले कुछ लोग कैनी के घर पर रुके हुए थे, कुछ बाकियों के घर के अंदर थे और बाकी सब शेरिफ स्टेशन में। उस समय डोना एरिक नाम के एक व्यक्ति को नोटिस करती है, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रहा था, पर वो आराम करने का कहकर शेरिफ स्टेशन में चला जाता है। पर अगले दिन जब डोना की आंख खुलती है तब तक एरिक ने हिम्मत हार जाने की वजह से खुद को खत्म कर लिया था, जिसको देखकर कॉलोनी हाउस के सभी लोग और खासकर डोना काफी दुखी हो गई थी। क्योंकि बेशक से ये हो सकता है कि टाउन के अंदर लोग प्राइवेटली रहते थे, लेकिन कॉलोनी हाउस में सभी एक परिवार की तरह थे, और पहले इतने सारे लोगों का खत्म होना और एकदम से एरिक ने भी खुद को खत्म कर लिया था, तो यहाँ पर डोना बहुत ही ज्यादा टूट गई थी। तब डोना जैसे तैसे खुद को संभाल कर तैयार होने के बाद कॉलोनी हाउस में जाती है, जहाँ पर जिम और कैनी लकड़ियां जमा कर करके एंटीना को बनाने में लगे हुए थे। कॉलोनी हाउस के अंदर हम फातिमा और एलिस को भी देखते हैं, जहाँ पर हम फातिमा की बातों से जान पाते हैं कि अगर वो रेडियो के काम करने पर अगर घर में वापस चले भी जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास नहीं होगा कि वो वापस चले गए हैं, और कहीं ना कहीं फातिमा अपने और एलिस के फ्यूचर को लेकर परेशान थी। अब तभी एलिस उसको समझाता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, और सीन वहां से बॉयड और सैरा पर आता है, जहां सैरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो जंगल में सही जगह जा भी रहे हैं या फिर नहीं।
क्योंकि हो सकता था कि जंगल भी बिल्कुल टाउन वाले रोड की तरह हो, जिसके अंदर वो आगे बढ़ते हुए एक ही जगह पर बार बार घूमते रहें। लेकिन बॉयड के हिसाब से उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। उसी समय सैरा बॉयड से कहती है कि कहीं ना कहीं बॉयड नेथन की तरह है, क्योंकि वो भी लोगों के भले के बारे में सोचा करता था। अब उसकी इस जंगल के बारे में एक थियोरी भी होती है कि ये जगह शायद ऐसी है कि लोग जितना ज्यादा इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, उतना ही ये जगह उन्हें अपने अंदर समा लेती है। वो दोनों इस बारे में कुछ और बात कर पाते हैं कि तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिनका पीछा करते हुए वो एक पेड़ के पास आ गए थे, जिस पर ढेर सारी बोतलों के अंदर कुछ लिखकर उन बोतलों को पेड़ पर टांगा गया था। जिसको देखकर बॉयड उन बोतलों को नीचे उतारने की कोशिश करता है। तभी सैरा को वापस से वही आवाजें आती हैं और वो चिल्लाने लगती है और एक बार वापस से उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। वहीं ईथन अभी भी अपने घर के अंदर विक्टर की ड्राइंग्स को देख रहा था, ताकि उसे भी बाहर जाने के बारे में कुछ पता चल पाए। मगर टैबी को ये सब यूजलेस लगता है, इसलिए वो अपने बेटे ईथन का दिमाग ड्राइंग से हटाने के लिए उसके साथ गेम खेलने लगती है। अब कॉलोनी हाउस में सीन आता है, जहाँ पर जिम अभी भी जेड के साथ बैठा रेडियो के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उनके पास मौजूद सारी बैटरीज डिस्चार्ज हो गई थी और अगर बैटरीज ही नहीं होंगी तो वो रेडियो को चला नहीं पाएंगे। इसी बीच जेड जिम से विक्टर के बारे में बात करता है, जिससे जिम जेड पर भड़क गया था, क्योंकि शायद जेड का पूरा ध्यान रेडियो पर था ही नहीं। इसलिए जेड भी अभी वहां से रेडियो को चलाने के लिए किसी सोर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि विक्टर यहाँ बहुत कुछ जानता था। खैर तभी हम डोना को देखते हैं, जो कि अभी भी काफी परेशान थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि अगर रेडियो काम नहीं करा और लोगों की उम्मीद टूटने की वजह से उन्होंने भी खुद को खत्म कर लिया तो वो बहुत ही खौफनाक मंजर होगा। इसलिए जब कैनी उससे बात करके वापस से लकड़ियां लेने के लिए जाने लगता है तो डोना गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर कॉलोनी हाउस के वुडन फ्लोर को ही तोड़ने लगती है। तब जिम और कैनी उसे शांत करवाते हैं, लेकिन डोना उनकी बात को सुने बिना ही टॉम के बार में जाकर वहां पर शराब पीने लगती है। तब कैनी वापस से आकर उसे संभालता है और बाद में क्रिस्टी से मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर क्रिस्टी भी एरिक की मौत की वजह से काफी परेशान थी, क्योंकि जब वो शुरू में टाउन में आई थी तब एरिक ने उसकी बहुत हेल्प करी थी। और अब क्योंकि क्रिस्टी कैनी को भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो कैनी से प्रॉमिस लेती है कि जब कभी भी कैनी टूटेगा तो वो क्रिस्टी से आकर बात करेगा और कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। और कैनी भी इस पर मान जाता है, वादा करता है। वहीं अब जेड मिसेस लियू के पास बैठकर रेडियो को चालू करने के बारे में सोच रहा था। तभी मिसेस लियू के बल्ब चालू करने से जेड को एक आइडिया आता है। जिम भी अब तक अपने घर में वापस आ गया था, जहां पर जूली, टैबी और ईथन मिलकर अभी भी बेसमेंट को खोदने में लगे हुए थे। और क्योंकि जूली को अब अपने परिवार के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो जिम से भी उनकी हेल्प करने को कहती है और चारों मिलकर बेसमेंट को खोदने लगते हैं, ताकि वो पता कर पाए कि वायर्स कहाँ जा रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है क्या। जिसके साथ ही सीन वापस से सैरा पर आता है, जिसकी रात में जब आंख खुलती है तो वो बॉयड के बनाए गए एक टेंट में थी, जिसके अंदर बॉयड ने वही टैलिस्मैन यानी कि उसी तावीज को लगा दिया था। साथ ही साथ बॉयड ने एक बोतल भी उतार ली थी, जिसके अंदर एक कागज था जिस पर 1864 लिखा हुआ था। तब सैरा की बातों से हम जान पाते हैं कि इस बार उसे जो आवाजें आई थी वो अलग थी और वो किसी लेडी की थी, जिसने उससे मिस्टर जुगाड़ू से कहने को कहा था कि वो इस जगह के बारे में गलत थी। साथ ही साथ इस जगह पर उन मॉन्स्टर से भी भयानक चीजें मौजूद हैं। अब बॉयड इस बात को तो समझ गया था कि ये मैसेज उसके लिए ही है, मगर उसे ये नहीं पता था कि सैरा को उसके सीक्रेट नाम के बारे में कैसे पता चला और उसे इस बार किसी लेडी की आवाज आई थी और मेरे ख्याल से ये आवाज एबी की ही होगी। खैर तभी अचानक से उनके टेंट को कोई बहुत बड़ी चीज खींचते हुए कहीं पर ले जाती है और दोनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर तावीज लगे होने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है और आखिरकार ये चीज क्या थी। इतने में ही टेंट के बाहर बहुत तेज सफेद रोशनी जलने लगती है, लेकिन अभी बॉयड और सैरा बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन वो उस रोशनी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जिसके साथ ही एपिसोड 9 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत ठीक एपिसोड 9 के अंत के जस्ट बाद होती है। ये लोग सुबह तक ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि वो काफी डर गए थे। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ था, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मकड़ियों के बनाए गए बड़े बड़े जालों के बीच जमीन पर थे। एंड मे बी यहाँ पर मेरी छोटी सी थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर लेडी की आवाज जो आई थी उसने ये कहा था कि मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। एंड मे बी चांसेस हो सकते थे कि पिछली रात साइज में कोई बहुत बड़ी मकड़ी उन्हें वहां पर खींच कर लाई होगी।
एनीवेज वहीं टाउन के अंदर जिम के पास जेड रेडियो को चालू करने का रास्ता लेकर आता है। बेशक से वहां पर लगी सभी इलेक्ट्रिकल चीजें नकली थी, पर वो परफेक्टली वर्क कर रही थी और इसलिए उन्हीं चीजों के सर्किट से अगर वो लोग अपनी बैटरीज के सर्किट के वायर्स को जोड़ लेते हैं तो बैटरीज को भी चार्ज करा जा सकता था और इसके लिए वो बहुत सारे बल्ब इस्तेमाल करने वाले थे। और क्योंकि ये चीज सच में काम करने वाली थी, इसलिए जिम खुश होकर इस बारे में जाकर बाकी सभी टाउन वालों को बताता है और उनसे जितनी वायर्स और हो सकती थी लाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर सब सही से काम करता है तो वो लोग आज ही रेडियो को चालू कर लेते। कैनी भी वहां से क्रिस्टी के पास जाता है जो कि एक एम्बुलेंस के अंदर से वायर्स निकाल रही थी। अब वहां कैनी उसे एक लिस्ट को दिखाता है जिसके अंदर उसने अलग अलग जगह का नाम लिखा था और वो चाहता था कि वो बाहर निकलकर क्रिस्टी के साथ वहां जाएगा। तब क्रिस्टी उसको बताती है कि वो सच में कैनी को पसंद करती है, लेकिन वो ऑलरेडी एंगेज्ड है मार्लिन के साथ। ये बात सुनकर कैनी थोड़ा सा उदास होते हुए वायर्स को वहां से कॉलोनी हाउस में लेकर चला जाता है, जहां पर हम फातिमा को भी देखते हैं जिसके पास एलिस आकर उसे बाहर लेकर जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे फातिमा बहुत खुश थी। अब तभी जंगल के अंदर मकड़ियों के जालों के बीच से होते हुए बॉयड और सैरा उस रोशनी की दिशा की तरफ बढ़ रहे थे जो कि पिछली रात उन्हें दिखाई दी थी, क्योंकि बॉयड के हिसाब से वो लोग टॉर्च की रोशनी नहीं बल्कि किसी सर्च लाइट की रोशनी हो सकती थी जो कि शायद उन्हें उस जगह से बाहर निकाल दे। पर सैरा उससे वापस चलने के लिए कहने लगती है क्योंकि उस लेडी की आवाज ने भी उससे यही कहा था। तभी अचानक से सैरा के माइंड में आता है कि हो सकता है कि वो आवाज एबी की होगी, क्योंकि मिस्टर जुगाड़ू वाले नाम के बारे में बस एलिस और एबी को पता था और कल सैरा को जो आवाज आई थी वो एक लेडी की ही थी। बॉयड इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तभी बॉयड को अचानक से जालों के बीच में से किसी लेडी की हेल्प की आवाज आने लगती है और जब बॉयड जालों को हटाते हुए पेड़ के पास जाता है तो वहां पर उसको एबी दिखाई देती है जिसको जाल में फंसा कर रखा हुआ था। सैरा को वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा होता, इसलिए वो बॉयड को रोकने की कोशिश करती है, पर बॉयड एबी की तरफ बढ़ता है जो अचानक से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया था, यानी कि ये जगह आपके माइंड के साथ भी खेला करती थी। और पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर हायर गॉड्स हैं या फिर हायर बींग्स हैं, जैसे कि कतुलू वगैरह, जिसके चलते वो इन लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहे थे और उनको अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी बॉयड की बॉडी पर ढेर सारी मकड़ियां चढ़ गई थी जो कि उसे काट भी लेती हैं, पर सैरा की हेल्प से बॉयड सभी मकड़ियों को खुद पर से हटा देता है। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस के अंदर ईथन जब जिम से बात करता है तो उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि विक्टर अभी किसी जरूरी चीज को ढूंढने के लिए गया हुआ था। तब तक रेडियो का काम भी खत्म होने वाला था और इससे पहले जेड एक बार मिसेस ल्यू से मिलने जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं मिस्टर ल्यू के खत्म होने के बाद से मिसेस ल्यू ही थी जो कि बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी और अगर वो वहां से बाहर निकल भी जाते हैं तब भी उन्हें ही सबसे ज्यादा अकेला फील होता। अब मिसेस ल्यू अभी भी घर के अंदर अपने पति को याद कर रही थी। तब जेड उन्हें अपने बारे में बताता है कि उसके माता पिता ने उसके बचपन में ही उसे उसकी दादी के पास फ्रांस में छोड़ दिया था, जो कि कुछ ही समय के बाद में गुजर गई थी, जिसके बाद अकेले ही जेड ने सब कुछ करा था। पर वो अपनी ग्रैंडमदर को बहुत याद करता था। तब एक लेडी ने एक दिन उससे ये कहा था कि वो जहां भी जाएगा वो उसके साथ होंगी और यही चीज वो मिसेस ल्यू को भी समझाता है। वो उसके अंदर अपनी दादी को देख रहा था। वो ये भी कहता है कि वो जहां भी जाएंगी जेड उनकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ मिस्टर ल्यू भी हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। मिसेस ल्यू ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो गई थी और वो जेड को गले लगाने के बाद उसके साथ प्रे करने लगती है। वहीं हम बॉयड और सैरा को देखते हैं जो कि एक क्लिफ टाइप एरिया पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि छोटी सी पहाड़ी पर। तभी अचानक से बॉयड को मकड़ियों के काटने की वजह से अजीब सा लगने लगता है। उसे थकावट महसूस हो रही थी और कहीं ना कहीं वो हार भी मान रहा था और ऐसे समय में सैरा उसको मोटिवेट करती है और लगातार उससे क्लिफ पर चढ़ते रहने के लिए बोलती है, जहाँ से रोशनियां वापस से आने लग गई थी। पर अब तक मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गया था और जल्दी ही बारिश और तूफान आने वाला था और ये बहुत ही अजीब बात थी, इसलिए बॉयड उससे अकेले जाने के लिए कहता है। पर सैरा बॉयड को मोटिवेट करते हुए उसके साथ ही आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी ही देर में वो क्लिफ के ऊपर चढ़ गए थे, जहां से उन्हें एक बहुत बड़ा लाइट हाउस दिखाई देता है। जी हाँ, और पिछली रात जो रोशनी उनको दिखाई दी थी वो उसी लाइट हाउस से आ रही थी, यानी कि अभी तक किसी को आइडिया ही नहीं था इतने सालों में कि वहां पर लाइट हाउस भी था। उसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं और लाइट हाउस तो हमेशा समुद्र के आसपास ही हुआ करता, यानी कि एक टापू जैसी जगह पर। तो माइट भी ये जगह एक टापू पर हो सकती है, लेकिन ये हो कैसे सकता था? आई मीन वो मेन हाईवे पर चलते चलते ऐसे यहाँ पर कैसे आ गए थे? और ये बात बिल्कुल सच है कि वो लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट करे गए थे। खैर, कॉलोनी हाउस के अंदर अब वो एंटीना लग चुका था, साथ ही साथ पूरा सेटअप चालू हो चुका था, जिसको देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब टैबी वहां से घर की बेसमेंट में जाकर खुदाई करने लगती है, ताकि अगर प्लान ए वर्क ना भी करे तब उनके पास प्लान बी होना चाहिए। और अब तक वहां पर भी तूफान आ चुका था।
जिसका मतलब जिम के पास भी बाहर सिग्नल भेजने के लिए काफी कम समय था। तब वो तुरंत ही रेडियो में किसी से कनेक्ट करता है, पर जो उससे दूसरी तरफ से बात करता है उसे जिम का नाम पहले से पता था और वो कहता है कि टैबी को बेसमेंट को नहीं खोदना चाहिए था, जिसको सुनकर जिम बहुत घबरा गया था, काफी डर गया था कि दूसरी तरफ से ऐसे कैसे आवाज आ गई। खैर अब जिम तुरंत ही टैबी को बचाने के लिए अपने घर में भागता है। तभी हम टैबी को देखते हैं जो कि गड्ढा खोदते हुए अचानक से ही जमीन धंसने से नीचे एक सुरंग में आकर गिरती है, जहां पर उसके घर से आने वाली वायर्स ऐसे ही हवा में लटक रही थी। जी हाँ, वहाँ पर उसे विक्टर भी मिलता है, जिसे पहले से ही व्हाइट बॉय ने बता दिया था कि टैबी वहाँ आने वाली है और विक्टर वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि अभी जिन सुरंगों के अंदर वो था वहाँ पर वो मॉन्स्टर सोया करते थे और ड्राइंग करते थे, जिनको देखने के बाद टैबी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और विक्टर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब तक जिम भी ऊपर पहुंच गया था पर उसे टैबी वहां नहीं मिलती। तभी हम वापस से बॉयड और सैरा को देखते हैं, जहां पर बॉयड से अब चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो सैरा की जान बचाने के लिए उसको वहां से जाने के लिए कहता है, मगर सैरा उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब तक अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए सैरा परेशान होने लगती है कि तभी उसके सामने व्हाइट बॉय आ जाता है। जी हाँ, जो कि उससे बोलता है कि नेथन की थियोरी बिल्कुल सही थी और उन्हें अभी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के अंदर जाना चाहिए। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि हाँ नेथन की थियोरी थी क्या, तो व्हाइट बॉय ये कहता है कि हाँ वो सच में नाराज हैं, या फिर ये कहे कि तुमने उन्हें नाराज कर दिया है यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में। यानी कि जो कुछ भी हो, ये व्हाइट बॉय जो था वो इनडायरेक्टली उनकी शायद हेल्प ही कर रहा था, अदरवाइज ये लोग मारे जाते। खैर पेड़ की बात को सुनकर सैरा जल्दी से बॉयड को पेड़ के पास ले जाकर उसमें भेज देती है, जो कि असल में एक फार अवे ट्री था, यानी कि जिससे टेलीपोर्टेशन हुआ करता, जिसमें जाकर बॉयड 4 दीवारों के बीच में आ गया था, जहां पर बस उसके खड़े होने तक की जगह थी और दीवारों का साइज इतना बड़ा था कि उन्हें चढ़कर पार नहीं किया जा सकता था, इसलिए बॉयड वहां बहुत जोरों से चिल्लाता है। वहीं तभी टाउन के डाइनर के अंदर एक और सॉन्ग बजने लगता है और तभी शॉकिंगली इस टाउन के अंदर एक नई बस की एंट्री होती है। जी हाँ, जिसके अंदर ढेर सारे लोग थे और सभी टाउन को देखकर शॉक्ड हो गए थे। यानी कि सीजन 2 के लिए पहले ही सेटअप कर दिया गया है कि यहाँ पर नए लोग पहले ही आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, जो कोई भी हायर बींग्स थे वो काफी गुस्सा हो चुके थे, जिसके चलते वो नए लोगों को यहाँ पर लेकर आ गए थे। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर पार्टी के अंदर काफी सारे लोग मारे गए थे, तो उनकी पूर्ति करने के लिए नए लोगों को तो लाना ही था। यानी कि जो सीजन 2 में होगा तो वो तो और भी ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाला और बहुत ही भयानक होने वाला था। इसी के साथ में सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी फ्रॉम सीजन 1 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की कहानी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।